जर्नल के बिना अकाउंट स्टार्ट करना मतलब बिना ग्रामर के इंग्लिश बोलना। रात को इलस्ट्रेशन देखते हो, एग्जाम्पल्स देखते हो, समझते हो और फिर अगले दिन सेम क्वेश्चन आता है और फिर कंफ्यूजन। प्रॉब्लम रूल्स में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी थिंकिंग में है। मैं तुम्हें वो रटने वाला जर्नल नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सोचना सिखाऊंगा। अगर आप एंड तक रुकोगे ना तो किसी भी ट्रांजैक्शन को आप तोड़ पाओगे। और ये मेरी जर्नल मास्टर सीरीज का पार्ट 1 है। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम ट्रांजैक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज हुसैन फलासिया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं जर्नल चैप्टर से। जर्नल चैप्टर, मुझे पता है कि आपके जो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है वो थियरी बेस्ड है, लेकिन मैं आपको जर्नल क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जर्नल से ही आपको पूरी अकाउंटेंसी पूरे अकाउंट्स, आप कुछ भी कर लो, आप आगे जाके बीकॉम करने वाले हो, एसीसीए करोगे, सीए करोगे, जो भी करोगे उसका बेस एक सब्जेक्ट सब में कॉमन होता है, वो अकाउंटेंसी। और उसको समझने के लिए आपको ये जो चैप्टर है ना, जर्नल, इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में पता है, मैंने आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाई थी बेसिक टर्म्स के बारे में, और अगर आपने वो नहीं देखी, फाउंडेशन लेक्चर नहीं देखा, तो आप ये पहले पॉज करो और आप वो लेक्चर देख के आओ, क्योंकि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेसिक टर्म्स यहाँ पे काम आएंगे, जैसे मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो इसलिए आपको वो वीडियो देख के आना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग क्या होती है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग का मतलब रिकॉर्ड बनाना है, तो हम रिकॉर्ड बनाते हैं बुक कीपिंग में। और आपको याद हो तो हम कौन सी रिकॉर्ड बनाते हैं, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड बनाते हैं, और वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में चल सकती है। करेक्ट, तो हम रिकॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि ये रिकॉर्ड हम बनाएंगे कैसे। बात यह है कि कैसे कैसे बनाएंगे। आई होप यही स्पेलिंग होती है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो हम रिकॉर्ड्स जो है, हम बोल तो रहे कि बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे, बट ये रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे कैसे। तो ये जो हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे ना, ये रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्या चीज़ है, मैं समझाऊंगा। हम बुक कीपिंग करेंगे, ठीक है, बुक कीपिंग मतलब ट्रांजैक्शन मेंटेन करना, रिकॉर्ड बनाना। कैसे बनाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली ऐसे समझो किताब है जहाँ पे हम सब सारी चीज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। मेंटेन मतलब बनाना, रिकॉर्ड करते हैं, उसे रखते हैं हमारे पास। जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो फिर से वो बुक खोलते हैं, फिर से उसमें लिखते हैं हम। ठीक है, तो अभी जो बुक्स है वो कितने टाइप की है, क्या एक ही बुक है, क्या अनेक बुक है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, वो मोटे मोटे दो है, जर्नल और यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे मैंने यूज किया जर्नल, और यहाँ पे लेजर्स। ऐसे एक मतलब कि जो जर्नल है वो एक ही है, और लेजर जो है वो मैनी बहुत सारी लेजर्स है। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो बुक कीपिंग हम क्यों करते हैं, बुक कीपिंग तो करना ही पड़ेगा ताकि आप बिजनेस को बता पाओ कि उसके लॉस क्या है, उसके इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है। आप वो करते हो ताकि आप रिकॉर्ड बना पाओ। आप बुक कीपिंग क्यों करते हो, रिकॉर्ड बनाने के लिए। और रिकॉर्ड आप कैसे बनाओगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आती है, दो चीज, जर्नल और लेजर्स, मतलब लेजर्स अनेक है। अब ये दोनों क्या है वो भी मैं समझाता हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये जर्नल क्या चीज़ है, क्या है, हम जर्नल बात कर रहे हैं उसकी, है क्या है जर्नल। ठीक है, तो जर्नल जो है ना, वो आप एक स्टोरी के थ्रू समझो। आप इमेजिन करो कि आप स्कूल का फर्स्ट डे आप, ठीक है, अब आप स्कूल के फर्स्ट डे पे कितनी नोटबुक ले जाते हो, आपको तो पता ही नहीं होता, आप नई क्लास में जा रहे हो कि आपको कौन सी नोटबुक कहाँ काम आएगी, तो आप एक रफ बुक ले जाते हो, है कि नहीं। आप एक रफ बुक ले जाते हो। अब आप रफ बुक में टीचर जो भी आ रहा है, अगर अकाउंट्स का टीचर आ रहा है तो अकाउंट्स की चीज़ लिख रहे हो, मैथ्स का टीचर आ रहा है मैथ्स की चीज़ लिख रहे हो, बिजनेस का टीचर आ रहा है तो वही सेम नोटबुक में आप सारी चीज़ लिख रहे हो, अकाउंट्स की, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं वही बुक खोल रहे हो, उसी में लिख रहे हो, बंद कर। फिर वो रफ बुक है आपकी।
फिर आप घर जाते हो, फिर वही रफ बुक में से आप नीटली एक नोटबुक बनाते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक बनाते हो। ये रफ नोटबुक तो क्या थी कि सब सब्जेक्ट की एक नोटबुक। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक नोटबुक बनाते हो और उसमें वो रफ नोटबुक से जो फेयर नोटबुक है आपकी, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की है, उसमें लिखते हो सब चीज़ बराबर, उसी सब्जेक्ट का लिखते हो। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स के फेयर नोटबुक में आप बिज़नेस का लिख रहे हो, ऐसा नहीं करते ना आप। बस वैसा ही है जर्नल। जर्नल समझो रफ बुक है, जहाँ पे सारी ट्रांज़ैक्शन नोट होती है। सारी ट्रांज़ैक्शन का मतलब वो ट्रांज़ैक्शन जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र हो सकती है, वो ही ट्रांज़ैक्शन नोट होगी। उसी का रिकॉर्ड बनता है, ये तो आपको पता ही है। और मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन क्या है? जो कि मनी के वैल्यू में मेज़र हो सकती है। पैसे की टर्म में हम उसे नाप सकते हैं। मतलब हम ऑनेस्टी को पैसे के टर्म में नहीं नाप सकते ना कि मेरा एम्प्लॉयी 1 करोड़ जितना ऑनेस्ट है, ऐसे तो हम नहीं बोलते हैं। बट ये जो पेन है, इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये मान लो कि 1000 का पेन है या जो भी है, समझे हो? और अब इसके पैरेलल चलता है लेजर्स, ठीक है? तो लेजर्स क्या है कि लेजर्स वो फेयर नोटबुक मान लो आप। लेजर्स वो ही फेयर नोटबुक है, जहाँ पे आप सारी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चीज़ लिखते हो। तो मतलब लेजर्स में हम पर्टिकुलर अकाउंट मतलब पर्टिकुलर चीज़, ऐसे ही समझो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम चीज़ नोट करेंगे। लेजर्स का भी एक पूरा चैप्टर है, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड चैप्टर है लेजर्स का। तो वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे लेजर क्या है। आज के लेक्चर में हम जर्नल को हाफ समझेंगे और हाफ हम सेकंड पार्ट में समझेंगे, ठीक है? तो फेयर नोटबुक है, जहाँ पे हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चीज़ नोट करेंगे या फिर रिकॉर्ड, जो भी कहना है आपको वो कह सकते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको पता चल गया आपको कि जर्नल क्या होता है और लेजर क्या होता है। लेजर आप बाद में समझोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको जर्नल समझना पड़ेगा कि जर्नल बोलते हैं कि जर्नल इज़ द फर्स्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि वहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है। और हाँ, ये सही बात भी है कि जर्नल ही ऐसी बुक है जहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है। जर्नल को आप ऐसे ही समझो कि एक किताब है बस। एक किताब है जिसको हेडिंग डाल दिया जर्नल और उसे खोल के हम सारे ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आपको कुछ समझना है नहीं बेसिक टर्म। ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि डबल एंट्री सिस्टम और डुअल एस्पेक्ट। मैं आपको बताता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि हर ट्रांज़ैक्शन में आप जो भी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपने सामान बेचा तो आप रिकॉर्ड करोगे, आप परचेज़ कर रहे हो सामान तो आप रिकॉर्ड करोगे। जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। मिनिमम एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम एक डेबिट और एक क्रेडिट हर ट्रांज़ैक्शन में, हर एक ट्रांज़ैक्शन में होना ही चाहिए। और ये कहता है डबल एंट्री सिस्टम, इसे कहते हैं हम डबल एंट्री, जहाँ पे एक क्रेडिट और एक डेबिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है? सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, जो जिसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हमारे। सिंगल एंट्री सिस्टम हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि मोस्टली आप जहाँ भी जाओगे अकाउंटिंग के वर्ल्ड में जाओगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ होता ही नहीं। क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, वो इनएक्यूरेट है, वो वॉइड है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम परफेक्ट है, मतलब ये समझो कि सिंगल एंट्री सिस्टम छी और डबल एंट्री सिस्टम वाओ! वो वाला है, ठीक है? अब ये था डबल एंट्री सिस्टम। तो डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है कि डुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि ये जो हर ट्रांज़ैक्शन में डेबिट और क्रेडिट है ना, चाहे कितने भी हो, वो डेबिट का सम और क्रेडिट का सम जितने अगर मल्टीपल है डेबिट और मल्टीपल है क्रेडिट, तो उनका सम हमेशा इक्वल आना चाहिए। हमेशा। हर एक ट्रांज़ैक्शन में एटलीस्ट एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होना ही चाहिए और उनका जो सम है, वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। मतलब कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। हमेशा, हर ट्रांज़ैक्शन के लिए। अगर नहीं आ रही, तो आपने गलती किया। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये है डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, यहाँ पे थियरी के बेसिस पे लिखा हुआ है कि बुक कीपिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रिफर्स टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच
both the aspects debit or credit of every transaction are recorded in the accounts involved. समझे, हर डेबिट और क्रेडिट, मिनिमम एक डेबिट और एक क्रेडिट तो लिखा ही जाएगा। और डुअल एस्पेक्ट क्या कह रहा है कि वो टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट ऑफ डुअलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। एवरी डेबिट हैज टू इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट, हर डेबिट को इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट के साथ होना ही पड़ेगा। समझे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी है। और मैं हमेशा की तरह थियोरी भी लाया हूँ, आप वो रेफर कर सकते हो, क्रिस्प नोट्स है। आप अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको ये, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डेली क्वेश्चन भी भेजूंगा जर्नल्स के, जिसे आप प्रैक्टिस करके और एक्सपर्टीज बना सकते हो जर्नल में और अकाउंटेंसी में। क्योंकि आपकी अकाउंटेंसी की जो जिम्मेदारी वो मैंने ली है, और अब मैं चाहता हूँ कि आप फुल स्कोर करो आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि जर्नल करते हैं, अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन, तो अब उसका कुछ प्रोसेस भी तो होगा, क्या ऐसे रिकॉर्ड कर देते हैं? तो हाँ, जर्नल का प्रोसेस है, उस दो प्रोसेस है। एक मॉडर्न अप्रोच है कि हम ट्रांजैक्शन को अप्रोच कैसे करते हैं, उसका एक मॉडर्न अप्रोच है, और एक मतलब ये मॉडर्न अप्रोच है और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, तो अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि वो पुराने टाइम का अप्रोच है, मतलब जो हम आपके जो अगर पेरेंट्स है, अगर वो कॉमर्स की फील्ड है, तो उन्होंने ट्रेडिशनल अप्रोच ही पढ़ा होगा। मॉडर्न अप्रोच अभी-अभी आया है और उन उसके कुछ अलग रूल्स हैं। मैं आपको पर्सनली ट्रेडिशनल अप्रोच से पूरा अकाउंटेंसी पढ़ाऊँगा, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि वो पुराने टाइम का है और वो एक्यूरेट है, मतलब 99% ऑफ द टाइम तो ये काम ही आएगा। ये कभी-कभी आ सकता है, और ऐसा नहीं है कि मॉडर्न अप्रोच से आंसर गलत आएगा आपका, मॉडर्न अप्रोच भी सही है। लेकिन मैं पर्सनली ट्रेडिशनल से पढ़ा हूँ और मैं आपको ट्रेडिशनल बेस्ट पढ़ा सकता हूँ। इसलिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे, लेकिन आपको अगर मॉडर्न करना है तो आप ट्रांज़ैक्शन की तरफ स्किप कर सकते हो। तब तक मैं ट्रेडिशनल अप्रोच समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स क्या है कि वो रूल्स है जो आप रूल्स वो एक रूल है जिसे आप समझ के पूरे कोई भी ट्रांजैक्शन को आप क्रैक डाउन कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन के आप डेबिट और क्रेडिट को समझ सकते हैं। तो वो रूल समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और डेबिट में लिखा हुआ है द रिसीवर व्हाट कम्स इन, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। क्रेडिट में लिखा हुआ है द गिवर व्हाट गोज आउट, ऑल इनकम्स और प्रॉफिट। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो अभी मैं आपको एक बार ये पढ़ के बताता हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और इनकम्स लॉसेस, नहीं सॉरी, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट और इनकम्स प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप पॉज करो वीडियो को और इसे याद करो। इसे याद करो, आप रट्टा मारो, आप समझो, मैं समझाऊँगा, लेकिन मैं मोस्टली रट्टा मारने को कहता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ये याद नहीं करोगे ना, तो मेरा एक बैचमेट था, उसे एंड तक, उसे मतलब हाफ ईयरली तक प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि उसने ये गोल्डन रूल्स याद नहीं किए, वो रट्टा मारते गया। इसलिए आप ये पहले याद करो और फिर मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? आई होप आपने याद कर लिए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है ना, ये जो पर्सनल अकाउंट है, वो एक पर्सन को रेफर करता है। एक पर्सन को रेफर करता है, मतलब एक चीज़, मतलब जैसे मैं, ऐसे घोष, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सुरेश, मुकेश, कैलाश जो भी है, उसे रेफर करता है, आपको रेफर करता है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आप रिसीव कर रहे हो, आप एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है? आप एक बिज़नेस हो, आप बिज़नेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है? अब बिज़नेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसमें आप देख रहे हो कि सामने वाला कोई आ रहा है, व्यक्ति, कोई पर्सन आ रहा है और वो रिसीव कर रहा है। मतलब कि वो सामान रिसीव कर रहा है या फिर वो पैसे रिसीव कर रहा है, तो वो डेबिट होगा, समझे? अगर वो दे रहा है, आपके बिज़नेस को वो दे रहा है कुछ, बिज़नेस, आप बिज़नेस ही हो। आपको मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं। देखो, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि मानो ये आपका बिज़नेस है पूरा, ठीक है? अब ये बिज़नेस पूरे दिन में ट्रांज़ैक्शन कर रही है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है? आप जो है ना, आप यहाँ पे बैठे हो, आप ये रहे।
ये कौन है? ये अकाउंटेंट है। आप बिजनेस को देख रहे हो, आप बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है उसे आप नोट कर रहे हो। ये मानो कि आप सीसीटीवी हो। कैसे सीसीटीवी हर मूवमेंट को कैप्चर करता है, आप भी हर एक ट्रांजेक्शन को कैप्चर करोगे। तो ये सिनेरियो याद रखना कि ये आपका बिजनेस है पूरा, और ये बिजनेस के अंदर आप बैठे हुए हो। आप सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नोटिस कर रहे हो आपके क्या हो रहा है, और आप उसे फिर रिकॉर्ड कर रहे हो। समझिए, ये एक थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे। तो अब जैसे हम यहाँ पे थे, गोल्डन रूल्स पे थे हम, तो मैंने बताया था कि पर्सन जो है, तो पर्सन अगर कुछ रिसीव कर रहा है, मतलब कि बिजनेस से कुछ ले रहा है वो एक व्यक्ति, तो वो डेबिट होगा क्योंकि वो रिसीवर है। वही पर्सन अगर दे रहा है कुछ, अगर वो बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो वो गिवर है। वो गिवर है, मतलब वो कुछ दे रहा है बिजनेस को, तो वो क्रेडिट होगा। ये पर्सन का रूल था। कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है, लिविंग थिंग, तो उस पे हम ये रूल लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, कोई भी चीज, थिंग, रियल, रियल हम थिंग के लिए बता रहे हैं। थिंग, कोई भी थिंग है तो उसमें हम रियल का रूल लगाएंगे। रियल क्या कहता है कि अगर वो थिंग हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है, अगर वो चीज, जैसे कि ये पेन है, ये पेन मैं खरीद के ला रहा हूँ, मतलब मैंने खरीदा और ये पेन अंदर आई मेरे बिजनेस में, बिजनेस में अंदर आई, मतलब मैंने खरीदा और ये हमारे बिजनेस में आई, तो वो डेबिट होगी। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और यही पेन अगर मेरे बिजनेस से बाहर जा रही है, मतलब मैं बेच रहा हूँ या फिर कोई चोरी कर दे रहा है, जो भी है, बाहर जा रही है बिजनेस से, तो वो क्रेडिट होगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल, ये था रियल का रूल। अभी आपको अगर 50% भी समझ आ गया ना, तो वो काफी है, क्योंकि आगे हम जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, वैसे आपको क्लिक होता जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि आपको ये जो रूल है ना, वो याद हो। वो ऐसे याद हो आपको कि मैं रात को अगर 3 बजे भी आपको उठाऊं कि चल मुझे गोल्डन रूल्स बता, तो आप ऐसे बता पाओ। समझे आप? तो नेक्स्ट है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? कि नॉमिनल अकाउंट का रूल है बेसिकली कि नॉमिनल वो चीज़ है, खर्चे, आपके खर्चे और रेवेन्यू समझो। तो नॉमिनल में अगर आपको कोई भी नुकसान होता है, जैसे कि एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको नुकसान ही है वो बिज़नेस के लिए, तो वो हमेशा डेबिट होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके लिए एक एक्सपेंस है, तो वो हमेशा डेबिट होगा। ठीक है? वैसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एडजस्टमेंट केसेस, बट हम एक जनरल की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो कि एक्सपेंस है, वो डेबिट होगा। तो सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे और लॉसेस भी। व्हेयर एज़ आपकी जो इनकम और रेवेन्यू है, जैसे कि अगर आपने सेल किया, मैंने बताया था कि रेवेन्यू क्या है? इनकम आपकी, जो कि आप पैसे बेसिकली जो आ रहे हैं बिज़नेस के अंदर, उसे हम इनकम कहते हैं। तो अगर आप सेल कर रहे हो या फिर ये पेन को बेच रहे हो आप, तो आपका इनकम है, आपको रेवेन्यू मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आपको क्रेडिट होगा। समझे आप? क्लियर है? आई होप आपके गोल्डन रूल क्लियर हो गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, तो टाइप ऑफ अकाउंट में पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वो अकाउंट क्या है? तो अकाउंट एक इंडिविजुअल प्लेस है where all records of transaction are recorded। अब ऐसे मानो कि पता है आपका एक बैंक अकाउंट होता है। आपके बैंक अकाउंट में क्या होता है? आपके जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके रिकॉर्ड रखे होते हैं। आप कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। और बैंक अकाउंट में आपका एक ही अकाउंट होता है। मतलब आपका ही एक ऐसा अकाउंट नंबर होता है, किसी का और का तो सिमिलर होता नहीं है। अगर आपका एक अकाउंट नंबर है, तो वो सेम अकाउंट नंबर आपके दोस्त का तो नहीं होगा ना। ऑफ कोर्स की बात है। तो इसलिए वो अकाउंट जो है वो यूनिक भी होता है। वो यूनिक होता है और उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। मतलब वो अकाउंट आपका ही है, वो किसी और का अकाउंट नहीं है, और उसमें आप ही की ट्रांज़ैक्शन नोट होगी, रिकॉर्ड होगी। पता चलेगा आपको कि आपके कितने पैसे गए, कितने पैसे आए हैं, वो आप ही के पता चलेंगे, किसी और के पता नहीं चलेंगे। अकाउंट का मतलब वो होता है। तो हम अकाउंट को अकाउंटेंसी में A/C से भी डिनोट करते हैं। आपको गोल्डन रूल समझ आ गए? अगर आपको 30% 40% भी समझ आया तो कोई बात नहीं, आप फ़िक्र मत करो, क्योंकि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसी लेक्चर में, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। तो ये अभी फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल को समझते हैं। इसमें सबसे पहले होता है डेट, डेट का कॉलम होता है, यहाँ पे डेट रिकॉर्ड होती है। फिर पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स में हम बेसिकली लिखते हैं कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। लेजर फोलियो है, लेजर फोलियो आप अभी के लिए छोड़ सकते हो, आपको समझ नहीं आएगा।
लेकिन इसे हम लिखते हैं, ये यूजर्स कॉलम है, इसे हम लेजर फोलियो कहते हैं क्योंकि ये एक नंबर डिनोट करता है। इसे हम जैसे जर्नल चैप्टर लेजर चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। इसे अभी ऐसे ही समझो कि ये कॉलम बनाना है, इसका कोई यूज है ही नहीं, इसका पूरा जर्नल में कोई यूज है ही नहीं। फिर आता है डेबिट का अमाउंट, मतलब आपके डेबिट के अमाउंट कितना है, और फिर आता है क्रेडिट का अमाउंट। आपको पता है कि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल होना ही चाहिए, है कि नहीं? तो ये था ये फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब बात करते हैं कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, कैश और एक क्रेडिट। क्रेडिट कैश मतलब नकद, और क्रेडिट मतलब उधारी की ट्रांजैक्शन, है कि नहीं? तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई वेदर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कैश है, कौन सी क्रेडिट है। तो अभी ये एक्सरसाइज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर डिटेल में समझाऊँ, बेसिक बिल्कुल बेसिक से। इसीलिए आपको पॉज करो वीडियो, और जो है नंबर 1 और फिर लिखो वो कैश है या फिर क्रेडिट है, नंबर 2 कैश है या क्रेडिट है, तभी आपको समझ आ पाएगा। आई होप आपने लिखा होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सोल्ड गुड्स टू हुस फॉर 1000। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर अगर किसी व्यक्ति, किसी पर्सन, पर्सनल अकाउंट पता है ना, पर्सन का नाम आ रहा है ना, कोई भी पर्सन का नाम, और उसके आगे लिखा नहीं है कि वो कैश है या फिर वो क्रेडिट है, जो भी, अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और सिर्फ नाम है, तो हमेशा ये जो ट्रांजैक्शन है ना, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। ऐसा क्यों है, ये आप समझो। आप समझो, आप बिजनेस है, आपकी बिजनेस है, मतलब आप तो अकाउंटेंट हो, आपके मालिक का बिजनेस है, हो सकता है आपके बिजनेस है, आपके मालिक की बात करता है कि यार अपन दोनों तो इतने टाइम से दोस्त हैं, आज मुझे सामान देते कुछ 1000 रुपए का। तो आपके बिजनेस ने उसको सामान बेचा 1000 का, उसने पेमेंट किया नहीं, कहाँ पेमेंट किया उसने? तो ये सिचुएशन है। आपके बिजनेसमैन को पता था हुस कौन है, तो उसने दे दिया, जैसे भैया, ब्रेड वाले भैया को पता था आप कौन थे, याद है ना वो वाला सीन? वो पता था हुस कौन है, तो इसलिए उसने उधारी पे दे दिया, क्यों, पता है कि चल ये तो मुझे लौटा ही देगा फिर से मेरे पैसे, भागेगा नहीं चोरी करके। वैसा ही केस होता है। अब जब भी नाम होता है ना, तब हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, समझे? सेकंड है सोल्ड गुड्स फॉर 1000। जभी भी नाम नहीं होता किसी का भी, और ना ही उसके आगे लिखा होता है कि वो कैश ट्रांजैक्शन या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो हमेशा वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। ये आप दिमाग में नोट करके रखो। ये आप एक छोटी-सी, मतलब आपको नोट्स नहीं बनाने, वैसे तो मैं सब नोट्स पीडीएफ आपको शेयर करूँगा, लेकिन आप फिर भी एक नोटपैड लेके बैठो, और जो मैं कह रहा हूँ ना, वो छोटी-छोटी आप स्टार बना के वो पॉइंट्स लिख लो। सोल्ड गुड्स फॉर 1000, तो इससे मैंने बताया था कि ये कैश ट्रांज़ैक्शन होगा। ये क्यों कर कैश ट्रांज़ैक्शन है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊँगा, ठीक है? इमेजिन करो, आपकी बिज़नेस है, आपके मालिक का शोरूम है, आप वहाँ पे बैठे हुए हो। आता है कोई और कहता है कि मुझे 1000 का सामान चाहिए। ना ही आपके मालिक जानते हैं उसका नाम क्या है, अगर नाम जानते तो होता ट्रांज़ैक्शन में, नाम क्या है? उसका नाम नहीं जानते, उसका अता-पता नहीं जानते, फिर कैसे उधारी पे दे देंगे वो? कैसे? आप ही बताओ। क्या गारंटी है कि वो पैसे लौटाएगा? नहीं है कोई भी गारंटी। इसलिए जभी भी कोई नाम नहीं होता, तो वो एक कैश ट्रांज़ैक्शन होती है, और नाम होता है, तो वो एक क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन होती है। सिंपल एज़ दैट। अब थर्ड ट्रांज़ैक्शन है सोल्ड गुड्स टू हुश फॉर कैश। यहाँ पे कैश मेंशन किया है ना क्लियरली, तो जहाँ पे भी कैश या फिर क्रेडिट मेंशन होता है क्लियरली, तो हम वही ट्रांज़ैक्शन लेते हैं। तो ये जाएगा कैश ट्रांज़ैक्शन में। और दूसरी वाली जो है फोर्थ, वो भी आपने होप कमेंट कर दिया होगा, क्योंकि तभी आपका प्रोग्रेस होगा जब आप मेरे साथ इंटरैक्ट करोगे। और हाँ, अगर आपको अभी तक किसी भी चीज़ में डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, कोई भी ट्रांज़ैक्शन आपको समझ नहीं आई, तो आप बिना कन्फ्यूजन के, बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। मैं खुद पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है? फोर्थ है सोल्ड गुड्स टू हुस फॉर 1000 ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट मेंशन है, इसलिए ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्लियर है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, सिंपल।
तो ये कैश और क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन की कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया। यहाँ पे भी वही लिखा है कि मैं थियरी लाया हूँ, आप थियरी पढ़ सकते हो। वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर तो दिया ही है कि जभी भी नाम होगा तब वो क्रेडिट होगा, जब नाम नहीं होगा वो कैश। और अगर मेंशन है कि कैश या क्रेडिट तो आपको कैश या क्रेडिट के हिसाब से लें, सिंपल। सेकंड आता है ट्रांज़ैक्शन विद बिज़नेस। बिज़नेस के साथ भी अनेक ट्रांज़ैक्शन होती है। तो उसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू बिज़नेस। इसको समझने से पहले मैं आपको एक समझाता हूँ कि आप एक सिनेरियो इमेजिन करो। ये बिज़नेस है, ये एक बिज़नेस है, ये एक बिज़नेसमैन है, ठीक है? अब बिज़नेसमैन बिज़नेस को रन करने के लिए अनेक चीज़ इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब वो कैपिटल इन मैंने बताया था कैपिटल क्या है। वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और वो अपने खर्चे को मीट करने के लिए, मतलब अपने घर का रेंट भरने के लिए, अपनी बीवी को खुश रखने के लिए ड्राइंग्स भी करेगा, मतलब कुछ पैसे विथड्रॉ भी करेगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ होगी। नॉर्मली हम जब कोई भी पर्सन है और उसके साथ हम डील करते हैं तो हम वो पर्सन का अकाउंट यूज करते हैं। अकाउंट मैंने बताया था क्या होता है, वो पर्सन की पर्टिकुलर एक जगह जहाँ पे उसकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, तो हम पर्सन की रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हम बिजनेसमैन की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कभी भी बिजनेसमैन का नाम यूज नहीं करते। बिजनेसमैन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बिजनेसमैन को दो कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? एक है कैपिटल का अकाउंट और एक है ड्राइंग्स का अकाउंट। देखो, मैं जानता हूँ कि अभी थियरी है, इसलिए आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा। लेकिन हम जैसे ही थोड़ा-सी थियरी कवर करके क्वेश्चन की तरफ जाएँगे ना, तब आपको क्रिस्टल क्लियर, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर बने हुए हैं और आप इंटरैक्ट भी कर रहे हो, तो क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ जाएगा। तो बिज़नेसमैन को हम कभी भी बिज़नेसमैन अकाउंट नहीं डालते। हम उसे 2 अकाउंट में कैटेगराइज़ करते हैं, या तो कैपिटल अकाउंट आएगा या फिर ड्राइंग्स का अकाउंट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इंटू बिज़नेस। अब ये ट्रांज़ैक्शन को आप समझो कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये बिज़नेस है, ठीक है? बिज़नेस है, ये बिज़नेस में आप बैठे हुए हो यहाँ पे और ये बिज़नेसमैन है, वो आता है और वो पैसे इंट्रोड्यूस करता है, मतलब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, मनी इन्वेस्ट करता है, ओके, सिंपल। तो ये जो मनी इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसकी क्या ट्रांज़ैक्शन होगी, ये भी तो आप रिकॉर्ड करोगे ही, है कि नहीं? आप रिकॉर्ड करोगे कि नहीं? ऑफ़ कोर्स आप रिकॉर्ड करोगे क्योंकि ये मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन है, मॉनेटरी टर्म में मैच्योर हो रही है। तो आप क्या एंट्री पास करोगे? इसमें एंट्री पास करनी होती है, जर्नल में जो है वो एंट्री पास करनी है। मैंने बताया था कि जर्नल में एंट्री पास करने के लिए आपको बेयर मिनिमम 1 डेबिट और 1 क्रेडिट तो होना ही चाहिए। तो इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, आपको ये कैसे समझ में पड़ेगा? तो वो आपको समझ पड़ेगा, वो जो गोल्डन रूल्स थे ना, उसे याद करके, उसे याद फिर से करो। उसमें क्या था कि अब समझो, यहाँ पे आपको क्या-क्या दिख रहा है? बिज़नेसमैन एक दिख रहा है आपको और बिज़नेसमैन पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो दिख रहा है आपको, है कि नहीं? यहाँ पे एक बिज़नेसमैन है और यहाँ पे उसका कैपिटल है जो कि मनी पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप लिखो, यहाँ पे आपको क्या-क्या दिख रहा है वो लिखो आप। यहाँ पे एक आपको बिज़नेसमैन दिख रहा है, आपको एक मनी दिख रहा है। बिज़नेसमैन क्या है? बिज़नेसमैन एक व्यक्ति है कि नहीं? पर्सन ही है बिज़नेसमैन। पर्सनल अकाउंट तो फिर वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स है? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है कि नहीं? अब इसमें आप बताओ कि बिज़नेसमैन क्या है? वो रिसीवर है या फिर गिवर है? बिज़नेस से वो कुछ रिसीव कर रहा है या बिज़नेस को वो कुछ दे रहा है? ऑफ कोर्स सी बात है, वो बिज़नेस को कुछ दे रहा है। हियर यू गो, आपको पता चल गया कि क्रेडिट क्या होगा। गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्या होगा क्रेडिट? ऑफ कोर्स बिज़नेसमैन, क्योंकि बिज़नेसमैन बिज़नेस को कुछ दे रहा है। तो अब यहाँ पे पैसे है कि नहीं पैसे? आपको 2 चीज़ दिखी, बिज़नेसमैन, बिज़नेसमैन तो आपको समझ आ गया कि वो पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। अब मनी की बात करते हैं। मनी क्या है? मनी क्या एक पर्सन है? नहीं। क्या मनी एक एक्सपेंस है, लॉस है? नहीं। मनी तो एक थिंग है। मनी एक थिंग है, अपन मनी को देख सकते हैं, उसे देख सकते हैं, तो वो एक थिंग है। अब मनी अब
वो रियल अकाउंट के रूल याद करो। रियल अकाउंट में क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब ये आप समझो कि जो मनी है, मनी क्या हो रहा है? मनी व्हाट बिज़नेस के अंदर आ रहा है या फिर बिज़नेस से जा रहा है? व्हाट कम्स इन है या फिर व्हाट गोज आउट है? तो मनी एक रियल अकाउंट में आएगा और मनी क्लियरली बिज़नेस के अंदर आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मनी डेबिट होगा। यस, ऑफ कोर्स। इतना सिंपल था। रियल अकाउंट है और ये व्हाट कम्स इन है, बिज़नेस के अंदर आ रहा है पैसा, तो ये डेबिट होगा। तो हम मनी मतलब कैश, कैश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये ट्रांज़ैक्शन क्या सही है? हाँ, ये सही है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि बिज़नेसमैन कभी भी उसके नाम से नहीं आता। वो आता है या तो ड्राइंग्स या फिर कैपिटल के नाम से, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे आप सोचो कि क्या अगर वो बिज़नेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, तो वो क्या है, ड्राइंग्स या कैपिटल? ऑफ कोर्स सी बात है, वो कैपिटल है। तो इसलिए यहाँ पे बिज़नेसमैन ना आके कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू बिज़नेस में जो ट्रांज़ैक्शन हो सकती है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। वो ईदर कैश या फिर एसेट अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा आपको पता चल गया। कितनी बार जो बिज़नेसमैन है वो अपना घर से एसेट भी इंट्रोड्यूस करता है। एसेट क्या है ये मैंने आपको बताया था। फर्नीचर इंट्रोड्यूस करता है, चेयर इंट्रोड्यूस करता है, तो वो भी हम नोट करते हैं, उसे भी हम कैपिटल कहते हैं। सिर्फ कैश को हम कैपिटल नहीं कहते। और क्रेडिट क्या होगा? बिज़नेसमैन का अकाउंट। बिज़नेसमैन क्या है? कैपिटल। बिज़नेसमैन में कैपिटल होगा। तो हम जैसे कि डेबिट में हम डेबिट लिखते हैं, तो क्रेडिट में हम क्रेडिट नहीं लिखते। उसकी जगह हम ये टू लिखते हैं। ये टू सिंबलाइज़ करता है कि ये क्रेडिट हो रहा है। और आपको याद रखना है कि आप हर एक अकाउंट के बाद, मतलब ये जो कैपिटल है, एसेट, कैश एसेट है, उसके बाद आपको अकाउंट लिखना ज़रूरी है। ये ट्रांज़ैक्शन होगी आपकी। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो आप अमाउंट लिख दोगे। क्लियर? ये पहला हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। अब है विथड्रॉवल ऑफ आवर डे टू डे एक्सपेंसेस। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये आपका बिज़नेस है, आप अकाउंटेंट हो जो कि सीसीटीवी और यहीं पे बैठे हुए हो, आप सारे ट्रांज़ैक्शन नोट कर रहे हो। फिर से बिज़नेसमैन आता है, क्योंकि क्या है, सारे ट्रांज़ैक्शन बिज़नेसमैन से रिलेटेड है। अभी के लिए ये जो अभी ट्रांज़ैक्शन है वो सारे बिज़नेसमैन से रिलेटेड है। तो बिज़नेसमैन आता है और बिज़नेसमैन कहता है कि यार अब बहुत टाइम हो गया, मेरे घर में तो मेरे घर का भी रेंट आता है, तो वो मैं कैसे भरूँगा? वो बिज़नेस जो कमा रहा है उसी से भरेगा वो, है कि नहीं? तो जो ट्रांज़ैक्शन कर रही है बिज़नेस, उसके थ्रू वो रेंट भरेगा उसका। तो जो बिज़नेस का जो है ना वो होता है ना गुल्लक जहाँ पे पैसे रखते हैं, वहीं से कैश लॉकर कहते हैं उसे, वहीं से वो पैसे निकालेगा। तो वो विथड्रॉ करने को हम ड्राइंग्स कहते हैं, है कि नहीं? ड्राइंग्स कहते हैं कि नहीं? तो ड्राइंग्स कैश होती है मोस्टली। अभी उसने कैश वो विथड्रॉ कर रहा है ताकि वो अपने घर का रेंट भर सके और जो भी है। तो ये जो कर रहा है ना, ये जो वो विथड्रॉ कर रहा है, इसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन अगर आ गई तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इस पहले देखो कि यहाँ पे आपको क्या-क्या दिख रहा है। आपको एक बिज़नेसमैन दिख रहा है। यस, आपको एक बिज़नेसमैन दिख रहा है। आपको कैश दिख रहा है। कैश दिख रहा है क्योंकि कैश विथड्रॉ कर रहा है। कोई कैश दिख रहा है। ड्राइंग्स तो बिज़नेसमैन का ही नाम है अलग, जैसे मैंने आपको बताया। अब बिज़नेसमैन क्या है? बिज़नेसमैन ने पहले भी बताया कि वो पर्सनल अकाउंट है। इसमें देखो कि बिज़नेसमैन गिवर है या फिर रिसीवर है। बिज़नेसमैन बिज़नेस को कुछ दे रहा है या फिर कुछ रिसीव कर रहा है। ऑफ कोर्स सी बात है, बिज़नेसमैन रिसीव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसे रिसीव कर रहा है ना, वो पैसे ले रहा है। वो कुछ दे थोड़ी रहा है। अगर वो कुछ रिसीव कर रहा है तो क्या बताया था, रिसीव का क्या रूल है? याद करो फिर से गोल्डन रूल। डेबिट द रिसीवर, है कि नहीं? ऑफ कोर्स बिज़नेसमैन रिसीवर है, तो बिज़नेसमैन इस बार डेबिट होगा। सिंपल, समझ आ गया आपको? अगर अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको गोल्डन रूल्स नहीं याद, तो यहीं पे पॉज़ करो, फिर से जाओ और गोल्डन रूल्स को याद करके आओ। क्योंकि उसके बिना आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे कि ये में क्या चल रहा है। सिंपल। कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट आप देखो कि क्या हो रहा है। कैश में बिज़नेस क्या है? कैश क्या है?
मैंने पहले भी बताया था कैश रियल अकाउंट है। कैश मेरे बिजनेस के अंदर आ रहा है, व्हाट कम्स इन है या फिर व्हाट गोज आउट है। आप देख रहे हो कि यार कैश तो बिजनेस से बाहर जा रहा है, वो तो बिजनेसमैन लेके जा रहा है तो बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो क्या है, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि वो व्हाट गोज आउट है, वो बिजनेस से बाहर जा रहा है। क्लियर? सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल है, आप समझते जाओ। आप विजुलाइज करते जाओ कि अच्छा बिजनेसमैन आ रहा है, वो कैश ले रहा है, तो कैश व्हाट गोज आउट है, सिंपल। तो कैश व्हाट गोज आउट है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या होगी? ट्रांजैक्शन होगी, अब मैंने बताया था कि बिजनेसमैन के अकाउंट नहीं नोट करता, बिजनेसमैन का हम दूसरा नाम जो है कैपिटल ड्राइंग, उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है या फिर वो विड्रॉ कर रहा है? ऑफ कोर्स वो विड्रॉ कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? उसके लॉजिक मैंने नीचे लिखा हुआ है। टू, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा? कैश होगा क्रेडिट, क्योंकि वो कैश विड्रॉ कर रहा है। कितनी बार वो एसेट भी विड्रॉ करता है, मतलब फिक्स एसेट विड्रॉ करता है उसके बिजनेस से। उसके बिजनेस में उसने कुछ कुर्सी खरीदी होगी और वो काम की नहीं होगी, तो वो घर ले जाता है, तो वो भी एक ड्राइंग ही है, उसे भी हम मानते हैं ड्राइंग। कुछ भी चीज वो बिजनेस से ले जा रहा है, वो फिक्स एसेट है, वो कैश है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। कितनी बार एसेट होता है, तो वो भी होता है, तो वो सब ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री ऐसी होगी हमेशा, और जो भी अमाउंट है वो फिर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ट्रांजेक्शन हो गई अपनी, सिंपल, क्लियर। अब बात करते हैं कि बिजनेस में क्या क्या होता है। बिजनेस में कितनी चीज होती है जो कि फॉर सेल होती है। अब एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका बिजनेस है। अब आप इमेजिन करो, आप बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में, और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आप आसपास देखो आपकी क्या क्या नजर आ रही है। आप पॉज करो और आप बस सोचो कि क्या क्या आपको नजर आ रहा है जो कि सेल के लिए है। तो मुझे तो मोबाइल फोन नजर आ रहे हैं, कैमरा नजर आ रहा है, फिर स्क्रीन गार्ड है जो कि मैं भी बेचता हूँ, मतलब मेरा मालिक बेचेगा, कवर्स है, फ़ोन केसेस, फिर और क्या है, लैपटॉप बेच रहा है, एक्सेट्रा अनेक चीज़ें। तो ये सारी चीज़ सेल के लिए। दूसरी चीज़ होती है जो कि सेल के लिए नहीं होती। जैसे कि आप इमेजिन करो, आपके यहाँ पे डिस्प्ले लगा होगा, डिस्प्ले जहाँ पे आप फ़ोन रखे होगे, सुंदर-सुंदर फिर लगेगा वो। डिस्प्ले लगा है, एलईडी लाइट होंगी आपके पास, एलईडी, ताकि वो डिस्प्ले पे अच्छा रोशनी पड़े तो लोगों को अट्रैक्ट हो। फिर आपके यहाँ पे चेयर होगी ताकि आप कस्टमर को बिठाओ, टेबल होगा एक कैश बॉक्स होगा जहाँ पे आप अपने पैसे रखोगे पूरे, सीसीटीवी कैमरा होगा ताकि आप सब रिकॉर्ड कर पाओ कि क्या-क्या चल रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ होगी, है कि नहीं? अब ये जो सेल के लिए जो चीज़ है ना, उसे हम गुड्स कहते हैं। ये जो सेल के लिए जो चीज़ होती है ना, उसे हम गुड्स कहते हैं। और जो सेल के लिए चीज़ नहीं होती और बिज़नेस में यूज़ हो रही है, उसे हम ऑफ कोर्स एसेट कहते हैं। कौन-सा एसेट? ये आप कमेंट्स में बताना। हाँ, गुड्स भी एसेट ही है, गुड्स करंट एसेट है, और जो सेल के लिए नहीं होता, वो नॉन करंट एसेट है, क्योंकि वो हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप जो भी देख सकते हो, वो सारी चीज़ 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ होगी, इसलिए वो नॉन करंट एसेट है। ओके? तो मैं आपको ये समझा रहा था कि गुड्स क्या है और एसेट्स क्या है। अब गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था ना कि बिज़नेसमैन के 2 नाम हैं, बिज़नेसमैन कभी भी उसके नाम से नहीं आता, वो प्रॉक्सी अकाउंट से आता है, जैसे कि ड्राइंग्स और कैपिटल। वैसे ही गुड्स जो है ना, गुड्स भी कभी भी उसके नाम से नहीं आएगा, गुड्स अकाउंट कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। गुड्स के 6 नाम हैं, उसके 6 प्रॉक्सी अकाउंट है, यूँ समझो। वो प्रॉक्सी अकाउंट से वो आता है। तो ये 6 अकाउंट क्या है, ये आप समझते हैं। सबसे पहला अकाउंट है उसका परचेज़, दूसरा अकाउंट है सेल, दूसरा अकाउंट है परचेज़ रिटर्न, ये क्या है मैं सब समझाऊँगा। तीसरा अकाउंट है, मतलब चौथा अकाउंट है सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक है एक, और एक है ओपनिंग
परचेज क्या है? कोई सामान खरीदना, सिंपल। सेल्स क्या है? कोई सामान बेचना। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताया। अब ये परचेज रिटर्न क्या है? अब आप यूँ समझो कि आपने लाला है, कोई लाला है, उससे आपने सामान खरीदा, ठीक है? आपने सामान खरीदा, लेकिन यार बात ये है कि आपने जो सामान खरीदा उसमें से कुछ सामान तो डिफेक्टिव है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है, तो आपने मोबाइल फ़ोन खरीदे। आपने जो मोबाइल फ़ोन खरीदे, उसमें से लाला ने तो डिफेक्टिव मोबाइल फ़ोन दिया यार, स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ था उसका, उसके बटन काम नहीं कर रहे थे। तो आप फिर से उसको फ़ोन करते हो कि यार भाई लाले, तूने तो यार मुझे सामान गलत बेचा है, डिफेक्टिव है। तो बोलता है चल ठीक है, तू मुझे फिर से वापस कर ले। तो आप जैसे ही परचेज़ करोगे, वैसे आप रिकॉर्ड तो कर ही लोगे, क्योंकि रिकॉर्ड ऑन द स्पॉट होता है। जैसे कुछ ट्रांज़ैक्शन अकर कर रहा है, आप रिकॉर्ड कर लेते हो उसे। तो आपने परचेज़ तो रिटर्न रिकॉर्ड कर लिया। अब कैसे आप उसको निकालोगे, क्योंकि आपके पास सामान तो है नहीं, आपने तो बेच दी, फिर से वापस कर दिया उसको। तो तब हम परचेज़ रिटर्न का यूज़ करते हैं। वो गुड्स जो वापस चले गए, तब हम परचेज़ रिटर्न यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने परचेज़ किया और उसे आप रिटर्न कर रहे हो, इसलिए परचेज़ रिटर्न। अब यही समझो कि आप लाला हो। आप लाला हो, आपने बेचा सामान किसी को और उसका फ़ोन आता है कि अरे यार भाई, तूने तो मुझे डिफेक्टिव सामान बेचा है यार, ऐसे कैसे? मैंने बोला कि यार डिफेक्टिव सामान बेचा है, चल ठीक है, ऐसा ही है, तो तू वापस कर दे। तो आपने सामान बेचा उसे, ठीक है? तो तब भी आपने गुड्स आपके बाहर गए, तो आपने सेल रिकॉर्ड कर दिया। अब वो बोलता है कि सामान डिफेक्टिव है, तो अब वापस आ गया वो सामान, तो आपने सेल तो की नहीं। अब आप ट्रांज़ैक्शन काट तो नहीं सकते हो। तो क्या करोगे आप कि आप सेल रिटर्न की ट्रांज़ैक्शन डालोगे। मतलब कि आपने सेल की और वो सामान फिर से रिटर्न आ गया, तो सेल रिटर्न। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्या है, ये अभी के लिए मैं आपको नहीं समझाऊँगा। अभी मैं आपको ये स्किप करा रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। और आगे हम जैसे ही बढ़ते जाएँगे जर्नल के चैप्टर में नहीं, जैसे हम अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे आपको ये भी मैं समझाऊँगा, ठीक है? तो गुड्स के 6 टाइप है, समझ गए? गुड्स अपने नाम से कभी नहीं आएगा, वो इन 6 नाम से आएगा। अब ट्रांज़ैक्शन इन्वॉल्व विद गुड्स की बात करते हैं। उसमें सबसे पहली ट्रांज़ैक्शन है परचेज़ ऑफ गुड्स। परचेज़ ऑफ गुड्स क्या है कि आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप गुड्स परचेज़ कर रहे हो, गुड्स परचेज़। यूँ समझो कि ये आपका बिज़नेस है, आपने ये लाला है, ठीक है? तो आपने लाला से सामान खरीदा, परचेज़ किया और रिटर्न में आप पैसे दोगे ऑफ कोर्स, या फिर आप अगर उधारी पे खरीद रहे हो तो आप पैसे नहीं दोगे, ठीक है? तो आप परचेज़ करें। अब यहाँ पे बताओ कि आप कौन-सी चीज़, कितनी अकाउंट दिख रहे हैं, कौन से अलग-अलग चीज़ दिख रही है? तो आप बोलोगे कि मुझे हमें एक परचेज़ दिख रहा है, मतलब गुड्स दिख रहे हैं। है कि नहीं गुड्स यहाँ पे? आप गुड्स अब ले रहे हो ना, तो गुड्स आ रहे हैं आपके बिज़नेस में, गुड्स दिख रहे हैं आपको एक, और फिर आपको मनी दिख रहा है, कैश दिख रहा है। तो गुड्स क्या है? गुड्स क्या एक पर्सन है? गुड्स क्या एक्सपेंस है या फिर इनकम है? नहीं, गुड्स तो रियल है, गुड्स एक थिंग है। गुड्स सामान है ना, तो थिंग है, इसलिए वो रियल अकाउंट में आएगा। अब आप ये सोचो कि रियल अकाउंट में 2 चीज़ था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ये सामान हमारे बिज़नेस के अंदर आ रहा है, व्हाट कम्स इन है, या फिर व्हाट गोज़ आउट है, बिज़नेस से जा रहा है। यार ये तो सामान में, या तो बिज़नेस के अंदर आ रहा है ये सामान, तो ये तो व्हाट कम्स इन है, तो ये तो डेबिट होगा। इतना सिंपल है। गुड्स रियल अकाउंट है, इसलिए वो व्हाट कम्स इन है। व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट। व्हेयरएज़ कैश, कैश अगेन रियल चीज़ है, क्योंकि आप उसे देख सकते हो, थिंग है। अब ये देखो कि कैश क्या है? व्हाट कम्स इन है या फिर व्हाट गोज़ आउट है? तो आप नोट करोगे कि कैश तो व्हाट गोज़ आउट है, क्योंकि वो बिज़नेस से जा रहा है। आप लाले को पैसे दे रहे हो, तो ये व्हाट गोज़ आउट है। इससे ये क्रेडिट हो। आप ये जो वर्किंग नोट है ना, ये वर्किंग नोट अभी के लिए तो आप ये वर्किंग नोट बनाओ। बनाओ हर एक ट्रांज़ैक्शन के से पहले। अब आप जो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। फिर आगे-आगे आप विदाउट सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको, और आप चुटकी में ट्रांज़ैक्शन कर पाओगे। समझे? तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि गुड्स डेबिट होगा, तो गुड्स मैंने जैसे आपको बताया था कि गुड्स के नाम से वो डेबिट नहीं होता। गुड्स आता ही नहीं है। गुड्स उस अपने 6 प्रॉक्सी नाम से आता है। जो 4 मानो, क्योंकि वो 2 तो हम नहीं पढ़ रहे अभी। तो परचेज़ रिटर्न, सेल रिटर्न। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे परचेज़ ऑफ गुड क्लियरली लिखा हुआ है। तो सामान परचेज़ होगा, इसलिए वो परचेज़ के अकाउंट से आएगा। तो गुड्स अपने परचेज़ के अकाउंट से आया है, परचेज़ का अकाउंट डेबिट हो रहा है। 2 मतलब क्रेडिट क्या हो रहा है?
क्रेडिट हो रहा है, ये क्या हो गया, क्रेडिट हो रहा है कैश या फिर क्रेडिटर, क्योंकि अगर आप उधारी खरीदोगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे, मतलब आप उसको पैसे नहीं दोगे लाला को, तो लाला आपका क्रेडिटर बनेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता है क्रेडिटर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, मतलब आपने वो मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा, तो इसलिए आप अभी पॉज़ करो, ये वीडियो बंद करो और आप पहले वाला लेक्चर देख के आओ और फिर इस लेक्चर पे आओ, ठीक है? तो इसमें टू कैश या फिर क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट होगा और फिर जो भी अमाउंट है, वो अमाउंट आएगा। क्लियर, सिंपल? ओके, तो अब है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स ये वैसे ही समझो कि आपका बिजनेस है, ओके? आपके बिजनेस से आपने, मानो आपके बिजनेस में हुस आया, आपने हुस को सामान बेचा, गुड्स आपने बेचे और रिटर्न में हुस ने आपको या तो पैसे दिए, उसने आपको कैश दिया या फिर उसने नहीं दिया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की, क्योंकि आप तो उसको अब जानते ही हो अच्छी तरह से। तो इस चीज में आप देखो कि आपको क्या दिख रहा है। अब बताओ क्या दिख रहा है, आप जोर से बोलो। क्या आप बोल रहे होंगे कि एक हमें हुस दिख रहा है, ओके हुस दिख रहा है, एक हमें गुड्स दिख रहा है, ओके गुड्स दिख रहा है आपको, एक हमें कैश दिख रहा है, ओके कैश दिख रहा है। अब आप ये बताओ कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? आप बोल रहे होगे कि यहाँ पे कैश मेंशन तो है, ये तो कैश ट्रांजेक्शन है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे फिर नाम का कोई रोल नहीं है। अगर वो कैश ट्रांजेक्शन होती है, तो वहां पे जो पर्सन है ना, पर्सन का नाम हो नाम ना हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे भी कैश ट्रांजेक्शन होता है, वहां पे रिलेशन खत्म हो जाता है। मतलब वो हुस हो कि वो शाम हो, राम हो, कोई भी हो, उससे हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए और उसे हम जस्ट एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे गुड्स है और एक कैश है। अब बताओ गुड्स कौन से अकाउंट है? आपको पता है कि गुड्स रियल अकाउंट में आता है और कैश भी रियल अकाउंट में आता है। ये बताओ कि गुड्स व्हाट कम्स इन है या फिर व्हाट गोज आउट है? आप क्या कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो। आप सेल कर रहे हो, उसका मतलब व्हाट गोज आउट है। आप सामान बेच रहे हो तो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, और व्हाट गोज आउट क्या है? क्रेडिट, सिंपल। तो गुड्स यहाँ पे क्रेडिट होंगे क्योंकि वो व्हाट गोज आउट है, लेकिन कैश यहाँ पे डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि वो व्हाट कम्स इन है। इतना सिंपल है, आपको बस विजुलाइज कर रहा है। आपको गोल्डन यूज याद रखना है, गोल्डन रूल्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन मैंने अभी तक तोड़े। ठीक है, गुड्स रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गुड्स को मैंने बताया था कि गुड्स क्रेडिट नहीं होगा, मतलब गुड्स अपने नाम से क्रेडिट नहीं होगा। कैश को तो चलो हम कर लेते हैं, कैश है या फिर वो डेटर भी है। अगर उसने आपको पैसे नहीं दिए होते तो उसका नाम आता है, उसके आपका डेटर है ऑफ कोर्स, क्योंकि उसको आपको पैसे देने हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा। कैश अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट होगा ये, और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा गुड्स का अकाउंट। और गुड्स कौन से प्रॉक्सी के नाम से आएगा? सेल के नाम से, क्योंकि हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। टू सेल अकाउंट, और यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप बिना हेजिटेशन के कमेंट्स में पूछो, या फिर आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। मेरा कॉम बाय होस्ट करके एक अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो। ओके, तो अब है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न आप मैं विजुलाइज कराता हूँ। ये अगेन आपका बिजनेस मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ लाला को, ठीक है? तो बिजनेस है आपका, बिजनेस ने आपके बिजनेस है, लाला से सामान गुड्स खरीदे, गुड्स आपके बिजनेस में आए बेचने के लिए। अब क्या हुआ कि उसमें से थोड़े गुड्स जो थे ना, वो खराब थे, वो खराब थे तो आपने लाला को वापस कर दिया। अब ये जो गुड्स आए ना, उसके तो हम परचेस की अकाउंट, परचेस की ट्रांजैक्शन पास करेंगे, परचेस एंट्री पास करेंगे, है कि नहीं? तो तब वो तो हो गया, वो केस हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको कॉल आता है और आप देखते हो कि यार ये तो गलत है, सामान अच्छा नहीं है, इसमें तो कीड़े लगे हुए हैं या फिर ये तो टूटा हुआ है। तो आप लाला को कॉल करते हो, बोलते कि भाई तेरा सामान ले जा फिर से। अब लाला सामान ले गया, अब ये भी एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपको क्यों? क्योंकि आप तो अकाउंटेंट हो ना।
आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अब क्या रिकॉर्ड करके इसमें? तो ये जो केस है वो परचेज़ रिटर्न का है, क्योंकि आपने सामान परचेज़ किया, आपने बेचा तो है नहीं और अब फिर से वो दे रहे हो, आप दे रहे हो उसे, तो वो परचेज़ रिटर्न का केस है। यहाँ पे आपको बताओ कि आपको क्या-क्या दिख रहा है? आपको गुड्स दिख रहा है, हाँ भैया गुड्स दिख रहा है और आपको लाला दिख रहा है, क्योंकि पैसे का तो कोई बात हो ही नहीं रही यहाँ पे क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन ही हो रही है, तो आपको लाला भी दिख रहा है। अब आप ये देखो कि जो लाला है ना, वो क्या है? लाला क्या है? लाला पर्सन है, तो उसपे पर्सनल का अकाउंट लगेगा, पर्सन का रूल लगेगा। अब फिर से याद करो आपकी जोड़ दो अपने घुट्ने पे जोड़ दो या फिर अगर आपका दिमाग नहीं है तो आप दिमाग में जोड़ दो और सोचो कि लाला पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट में डेबिट वो तो रिसीवर होता है और क्रेडिट गिवर होता है। लाला क्या है? लाला बिज़नेस को कुछ दे रहा है या फिर वो कुछ ले रहा है? ऑफ कोर्स वो बिज़नेस से गुड्स ले रहा है, तो रिसीवर तो डेबिट होता है। समझ गए आप? लाला जो कि पर्सनल अकाउंट आता है और लाला रिसीवर है, इसलिए वो डेबिट होगा। वेयर एज गुड्स जो है सामान, सामान रियल है आपको ये पता है और सामान आपकी बिजनेस से बाहर जा रहा है, आप लाला को दे रहे हो, इसलिए वो व्हाट गोज आउट है और वो क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री क्या होगी कि डेटर, या फिर अगर आप कैश में कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट। इसमें डेटर मतलब लाला, क्योंकि वो आप सामान ले रहे हो तो आपको पैसे देने पड़े, लाला को तो आपको पैसे देने हैं ना, तो इसलिए डेटर टू गुड्स। गुड्स का अकाउंट अब क्रेडिट होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। कौन से नाम से होगा? यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि वो आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, इसलिए गुड्स का परचेज रिटर्न वाला प्रॉक्सी अकाउंट आएगा यहाँ पे। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट, अमाउंट, ये भी क्लियर है। अब है सेल। ये ये ट्रांजैक्शन है जो कि आपको समझनी है और इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे आपको और क्लियर होगा कि क्या चल रहा है, पूरी स्टोरी क्या है। सेल रिटर्न, अब ये फिर से वही समझो कि ये आपका बिजनेस है और हुस आया आपके बिजनेस में, आपने उसको सामान बेचा, उस घर गया, उसने खोला और देखा कि यार ये सामान तो डिफेक्टिव है यार, ऐसे कैसे मुझे आपने तक गलत सामान बेच दिया उसको। तो हुस आपको फ़ोन करता है कि यार ये सामान तो डिफेक्टिव है। तो आपने बोला कि अरे यार ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, इससे मैं रिलेशन कैसे ख़राब कर सकता हूँ। आपने बोला कि ठीक है एक काम कर भाई, तू फिर से ले आ, सामान को ले आ। तो हुस आपके उस जो डिफेक्टिव सामान था वो फिर से ले आया। इसमें आपको क्या दिख रहा है? गुड्स ले आया वो फिर से। तो सेल तो आप भूल जाओ, सेल तो हो गई, वो ट्रांज़ैक्शन तो हो गई, वो अलग ट्रांज़ैक्शन। यहाँ पे हुस गुड्स ले आया। तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक हुस दिख रहा है। हाँ, आपको हुस दिख रहा है। आपको गुड्स दिख रहा है। यहाँ पे गुड्स भी मेंशन्ड है, गुड्स भी दिख रहा है। अब हुस कौन-सा अकाउंट है? हुस आप बोलोगे हुस भैया पर्सनल अकाउंट है, करेक्ट? हुस पर्सनल अकाउंट है और गुड्स आपको पता ही है रियल। अब हुस जो है पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हुस रिसीव कर रहा है या फिर वो दे रहा है? यार हुस तो गिवर है क्योंकि वो बिज़नेस को गुड्स दे रहा है फिर से। तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट। तो हुस गिवर है और हुस क्रेडिट होगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। मैंने पहले पहले भी बोला था कि ये जो पूरा ट्रांज़ैक्शन है ना, वो सब रिलेट होता है गोल्डन रूल से। आपको बस गोल्डन रूल समझने और याद करने की ज़रूरत है। बाकी सब कोई भी ट्रांज़ैक्शन आ जाए, आप उसे चुटकी में तोड़ दोगे। अब गुड्स, गुड्स रियल अकाउंट है और गुड्स क्या आ रहे हैं? बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं या फिर बिज़नेस से जा रहे हैं? गुड्स तो बिज़नेस के अंदर आ रहे हैं। गुड्स व्हाट कम्स इन है कि नहीं? व्हाट कम्स इन। तो व्हाट कम्स इन क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसलिए व्हाट कम्स इन मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये डेबिट होगा। सिंपल। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी? गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन गुड्स कौन से प्रॉक्सी अकाउंट से आएगा? सेल्स रिटर्न के अकाउंट से। गुड। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा टू टू
क्रेडिटर उस मतलब, या फिर अगर वो कैश है, कैश अगर आप उसे ऑन द स्पॉट दे रहे हो कि तू सामान ले और फिर कैश ले ले, यूँ समझो कि उसने आपको मोबाइल दिया कि तो डिफेक्टिव है, तो मुझे रिफंड चाहिए, तो आपने ऑन द स्पॉट रिफंड दे दिया, तो उसमें आपके कैश बाहर गए, तो उस केस में आपका कैश क्रेडिट होगा, अमाउंट जो भी आएगा वो अमाउंट आएगा। तो जब भी कोई भी गुड्स से ट्रांजैक्शन हो रही है, तो मैंने वो एक्सप्लेन कर दी। आप ये नोट्स, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो आप वहाँ से ये नोट्स ले सकते हो, और जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप ये नोट्स रेफर कर सकते हो। तो चलिए उसके फाइनली बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद। कोई है आनंद, उसके बुक्स में हम जर्नलाइज करना है। तो आपको पहले तो फॉर्मेट बनाना है, आप सुंदर सुंदर फॉर्मेट बनाओ, जैसे ये था, ये रहा फॉर्मेट, ये बनाओ। आप अभी पॉज करो, अपने एक रफ कॉपी लो, वहाँ पे फॉर्मेट बनाओ, और फिर ये वीडियो को रिज्यूम करो। तो यहाँ पे पहले ट्रांजैक्शन बोल रही है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस कैश के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि आपको क्या क्या दिख रहा है, कि एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और एक कैश दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश के साथ, मतलब इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो रुक जाओ, मैं एक पेज कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है कि नहीं? तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि आपको क्या क्या दिख रहा है, आप पहले वो लिखो। ये इंट्रोडक्शन को आप जाने दो, इंट्रोडक्शन नहीं है ये। तो आप बोल रहे होगे कि भैया हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो कैश दिख रहा है। और बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा? बिजनेसमैन करेगा, बिजनेसमैन दिख रहा है। पहले मैं ये छोटा लिख लेता हूँ। तो उसका आपको कैश दिख रहा है, बिजनेसमैन दिख रहा है कि नहीं? अब कैश क्या हो रहा है देखो, अब इमेजिन करो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेसमैन आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैश डालेगा बिजनेस के अंदर। तो कैश क्या हो रहा है? कैश हो रहा है, कैश पहले बताओ कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है। कैश क्या है? व्हाट कम्स इन है कैश। तो कैश का आ गया डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। और बिजनेसमैन ऑन द अदर हैंड, बिजनेसमैन पर्सनल अकाउंट है, तो बिजनेसमैन क्या होगा? बिजनेसमैन बिजनेसमैन गिवर है, वो दे रहा है, इसलिए बिजनेसमैन गिवर है। और बिजनेसमैन गिवर क्या होता है? क्रेडिट। समझे? बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये तो कैपिटल वाली ट्रांजेक्शन हो गई ना। बिजनेसमैन बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस कर रहा है पैसे, तो वो गिवर है, वो बिजनेस को दे रहा है ना पैसे, तो गिवर क्या होगा? क्रेडिट। सिंपल, ये पहली ट्रांजेक्शन बन गई। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है? डेट क्या है? डेट है 1 अप्रैल। तो अब यहाँ पे April 1, क्या डेबिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, टू क्या होगा? बिजनेसमैन। क्रेडिट क्या होगा? बिजनेसमैन। लेकिन बिजनेसमैन कौन सी नाम से आएगा? बिजनेसमैन अपने कैपिटल वाले प्रॉक्सी अकाउंट से आएगा, तो कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट क्या है? तो अमाउंट है 40,000। तो 40,000 इंट्रोड्यूस किए उसने, तो यहाँ पे आप डेबिट अमाउंट में 40,000 लिखोगे, और फिर क्रेडिट अमाउंट में आप 40,000 लिखोगे, कैपिटल के करस्पॉन्डेंट। ओके, और फिर आप एक लाइन लगा दोगे यहाँ पे। पहली ट्रांजेक्शन क्लियर होगी, पहली ट्रांजेक्शन। अब आते दूसरी, परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें क्या हो रहा है? इसमें परचेस हो रहा है। तो इसमें आप ये देखो पहले, ये जो ट्रांजेक्शन है ना, उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि ये परचेज गुड्स फॉर कैश में एक तो कैश गुड्स दिख रहे हैं मुझे, और कैश दिख रहा है। गुड, आपको गुड्स दिख रहा है, कैश दिख रहा है। कलर चेंज कर लेता हूँ। तो गुड्स क्या है? गुड्स रियल अकाउंट है। और कैश क्या है? भैया कैश भी रियल अकाउंट ही है। वेरी गुड। अब गुड्स आप परचेज कर रहे हो, तो गुड्स आपके बिजनेस के अंदर आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं? व्हाट कम्स इन है या फिर व्हाट गोज आउट है? सोचो कि यार परचेज कर रहे हो तो गुड्स तो बिजनेस के अंदर आएंगे, तो व्हाट कम्स इन है। करेक्ट, व्हाट कम्स इन है। और व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। और कैश क्या है? कैश आपके बिजनेस से जा रहे हैं, व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट है, और ये क्रेडिट होगा। सिंपल, सेकंड ट्रांजेक्शन भी ब्रेक डाउन हो गई। तो डेबिट क्या होगा? डेबिट गुड्स होगा। डेट क्या है? April 2।
अप्रैल 2 में डेबिट होगा गुड्स, गुड्स डेबिट होंगे, लेकिन गुड्स कौन से नाम से आएंगे? गुड्स अपने प्रॉक्सी परचेस वाले नाम से आएंगे, क्योंकि अपन परचेस कर रहे हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू टू कैश, क्योंकि आप कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, इससे कैश टू हो रहा है। 6200, 6200, सिंपल। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक नरेशन लिखनी होती है। नरेशन ऐसा होता है कि बीइंग से स्टार्ट करना होता है, हमेशा हर नरेशन आपको बीइंग से स्टार्ट करना है। नरेशन क्या है कि नरेशन बेसिकली वो चीज़ है कि अगर देखो आपको अकाउंटेंसी पता है, लेकिन आपको आपकी मम्मी को या फिर आपकी छोटी बहन को तो नहीं पता होगा अकाउंटेंसी क्या है, तो वो कैसे समझेगी कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है। तो उसके लिए हम नरेशन लिखते हैं कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसमैन, सिंपल। नरेशन बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वैसे ही छाप दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीइंग गुड्स परचेस्ड, क्या कि जगह थोड़ी टाइट है, मैंने जगह छोड़ी नहीं। बीइंग गुड्स परचेस्ड, ये है ट्रांजैक्शन इसकी, सिंपल। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम बुमराह ऑन क्रेडिट। बुमराह जो कि हमारे बेहतरीन बॉलर भी है, उन्हीं नाम से कोई है जिसने जिसने आनंद से गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। चेंज कर लेते हैं इसका। तो गुड्स दिख रहे हैं एक तो आपको, और एक बुमराह जी दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे गुड्स का क्या रोल है? गुड्स बिजनेस परचेज कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज तो गुड्स रियल अकाउंट ही है ऐसे तो, अकाउंट पहले लिखो। और बुमराह क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब अगर आप परचेज कर रहे होंगे तो क्या होगा बताओ? ऑफ कोर्स व्हाट कम्स इन है, तो व्हाट कम्स इन है, और फिर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये व्हाट कम्स इन है। ऑन द अदर हैंड बुमराह पर्सनल अकाउंट है, उससे हम ले रहे हैं, तो बुमराह रिसीवर है या फिर गिवर है? बुमराह तो गिवर है, वो हमें गुड्स दे रहा है, वो बिजनेस में गुड्स दे रहा है, तो वो गिवर है, और वो भी उधार पे दे रहा है वो। बुमराह अगर गिवर है तो पर्सनल अकाउंट में गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है, बुमराह क्रेडिट हो जाएगा। तो थर्ड ट्रांजेक्शन भी नॉक डाउन हो गई। अप्रैल 5, अप्रैल 5 में क्या ट्रांजेक्शन हो रही है देखते हैं। अप्रैल 5 परचेस अकाउंट डेबिट होगी आपको, क्योंकि वो जो गुड्स है वो कौन से नाम से आएगा? परचेस नाम से। अब तो आप समझ ही गए होंगे अब तक तो। परचेस अकाउंट आपके डेबिट होगी, और जो बुमराह है, बुमराह जी क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको सामान दे रहे हैं, वो गिवर है। अब आपको नरेशन लिखनी है। नरेशन में आप क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स, जो क्वेश्चन में है वो ही डाल देना आपको, यूं समझो, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बुमराह। आप अगर ये नरेशन नहीं लिखते हैं ना, तो आपका आधा मार्क कट सकता है एग्जाम में, इसलिए ये नरेशन जितनी इजी लगती है उतनी इंपॉर्टेंट भी है। तो अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इधर आपने क्या किया कि आपने सामान बेचा, और वो भी कैश के लिए बेचा। तो आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको बोल रहे होंगे कि आपको गुड्स दिख रहा है, एक आपको गुड्स दिख रहा है, और आपको कैश दिख रहा है। अब इसमें बताओ, आपने सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, तो आपने गुड्स बेचा, और यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा ही नहीं। तो अप्रैल 5 का क्या अमाउंट था बुमराह जी ने? तो 3,500 रुपये, 3,500 का, ठीक है। अब ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेच रहे हो कैश के लिए, है कि नहीं? तो गुड्स जो है वो बेच रहे हो आप, तो गुड्स रियल अकाउंट, मतलब रियल अकाउंट, और कैश भी रियल अकाउंट है।
गुड्स आप बेच रहे हो, मतलब व्हाट गोज आउट। तो अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो व्हाट गोज आउट है, और व्हाट गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश, कैश ऑन द अदर हैंड रियल अकाउंट है। आप अगर सामान बेच रहे हो तो उसने आपको पैसे दिए, ऑफ कोर्स की बात है, अगर आप सामान बेच रहे हो तो वही पैसे देगा आपको। आप पैसे मतलब बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, मतलब व्हाट कम्स इन है। व्हाट कम्स इन क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट होता है कि नहीं? तो ओ यहाँ पे तो जगह खत्म हो गई है, काम करता हूँ इसे भी डुप्लीकेट कर ओके। लेता हूँ। अब डेट क्या है? डेट देख लेते हैं। डेट है April 10। तो April 10 को हमने गुड्स बेचा फॉर कैश, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ। और क्रेडिट क्या हुआ? क्रेडिट हमारी सेल हुई, गुड्स हुआ, जो कि सेल के अकाउंट से आएगा। कितना अमाउंट है? 5500। तो यहाँ पे आप लिख लोगे डेबिट का अमाउंट डेबिट साइड पे, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट साइड पे। और इस पे नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सिंपल, नरेशन सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा। अब दूसरी ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गुमराह। अब गुमराह भैया का तो हो गया, अब गुमराह भैया हमसे खरीद रहे हैं, तो जो गुमराह है उसे हम क्रेडिट में सामान बेच रहे हैं। तो ये हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रही है कि आपने सामान, एक तो गुड्स दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है पहले वो लिखो। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स दिख रहे हैं आपको, और गुमराह दिख रहा है, क्योंकि वही अकाउंट है जो गुड्स, और आपको गुमराह दिख रहा है। तो गुड्स क्या है? गुड्स आप बोलोगे कि भैया गुड्स रियल अकाउंट है, गुड। और गुमराह, गुमराह क्या है? गुमराह पर्सनल अकाउंट है। ओके, गुमराह पर्सनल अकाउंट, और गुड्स रियल अकाउंट। अब आप देखो कि आप बेच रहे हो तो गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं या फिर बिजनेस से जा रहे हैं? बिजनेस व्हाट गोज आउट है, क्योंकि ये तो गुड्स जा रहे बिजनेस से। तो व्हाट गोज आउट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा। अब गुमराह जी जो कि खरीद रहे हैं, वो बिजनेस को कुछ दे रहे हैं या फिर बिजनेस से कुछ ले रहे हैं? तो गुमराह जी तो रिसीवर है, वो तो गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, वो गुड्स दे तो नहीं रहे हैं। तो रिसीवर क्या होता है? रिसीवर डेबिट होता है। सिंपल, ये भी हो गया क्लियर, है कि नहीं? डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, पता चल गया हमें। अमाउंट क्या है देख लेते हैं पहले से। April 15, यहाँ पे वो लाइन लगाना भूल गए अपन, लगा लेते हैं। April 15 को गुमराह जी जो कि क्रेडिट पे ले गए सामान, उसने उन्होंने पैसे तो दिए नहीं, इसलिए गुमराह जी डेबिट होंगे, क्योंकि वो रिसीवर है। और सेल जो है, सेल क्रेडिट होगी। इसमें अमाउंट क्या था? 3200। यहाँ पे भी 3200। और आप नरेशन लिख लोगे कि बीइंग गुड्स, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गुमराह। सिंपल, देखो जैसे क्वेश्चन था वैसे आपने नरेशन भी लिख दिया। फिर से कॉपी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने सामान खरीदा, नकद खरीदा, कैश पे खरीदा। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी कि आपने क्या क्या दिख रहा है, अब आपको समझ आ गया है, आप ये वर्किंग कर चुके हैं, तो अब आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चल रहा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने गुड्स परचेज की, तो आपको गुड्स दिख रहे हैं एक, और आपको कैश दिख रहा है। दोनों रियल अकाउंट है, आपको ये पता ही है। और अब गुड्स क्या है कि बिजनेस के अंदर आ रहा है, परचेज कर रहे हो आप, तो व्हाट कम्स इन है, इसलिए वो डेबिट होगा।
वेयर एज कैश जो है वो बिजनेस से जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट है और ये क्रेडिट होगा। एज सिंपल एज दैट। ये आपको अभी तक क्लियर हो ही क्या होगा। तो 20 अप्रैल को 9,000 रुपीज। 20 अप्रैल परचेज कर रहे हो आप सामान, क्योंकि अगर आप परचेज नहीं करोगे तो आप बेचोगे कैसे, और आप कैश दे रहे हो तो कैश व्हाट गोज आउट है, इसलिए कैश डेबिट हो रहा है और ये 9,000 रुपीज वर्थ है। 9,000 है। और इसकी नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, सिंपल। ऑन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, सिंपल। लाइन लगा देता हूँ मैं फिर से। अब क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम जय दीक्षित। जय दीक्षित जो कि महान पुलिस वाले भी है, उनसे हमने गुड्स परचेज किए, सामान। तो April 24 को आपने सामान जय दीक्षित से खरीदा, इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी? यहाँ पे क्या मेंशन है कि कैश है या फिर क्रेडिट? नहीं, लेकिन नाम दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, नाम दिया हुआ है और कैश या क्रेडिट मेंशन नहीं है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कमेंट्स में लिखो। यस, करेक्ट, वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो यहाँ पे जय दीक्षित दिख रहा है आपको एक, और आपको गुड्स दिख रहे हैं एज यूजुअल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जय दीक्षित क्या कर रहा है, वो आप सामान वो दे रहा है आपको, आप उससे सामान खरीद रहे हो, तो आप जय दीक्षित सामान दे रहा है आपको, तो वो गिवर है। जय दीक्षित पर्सनल अकाउंट है, आपको पता ही है, और वो गिवर है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। वेयर एज गुड्स जो है, गुड्स आप रिसीव कर रहे हो, वैसे भी गुड्स रियल अकाउंट है, तो गुड्स आपके बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, व्हाट कम्स इन है, इसलिए गुड्स डेबिट होंगे, सिंपल। तो 24 को ट्रांजैक्शन है, 24 अप्रैल को क्या है कि अपन ने जय दीक्षित से गुड्स खरीदे है कि नहीं? तो गुड्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, लेकिन गुड्स कौन से अकाउंट से आएगा, कौन से प्रॉक्सी अकाउंट से आएगा, परचेज। और डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बताया क्योंकि व्हाट कम्स इन है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और हमने किससे परचेज किया है, जय दीक्षित से। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, जय दीक्षित का नाम आया है ना यहाँ पे, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम कैसे ट्रीट करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम ट्रीट उसके नाम से ही करते हैं, उसका नाम है इसलिए हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान रहे हैं। और क्या अमाउंट है देख लेते अपन। अमाउंट है 5,000। ओके, तो जय दीक्षित 5,000। ओके, अब नेक्स्ट है 29th को है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि अपन ने क्रेडिट पे खरीद रहे सामान, तो अब आप परचेज कर रहे हो, तो गुड्स जो है वो गुड्स क्या होंगे, गुड्स व्हाट कम्स इन, गुड्स है, ठीक है। तो गुड्स आपके बिजनेस के अंदर आ रही है, बाहर जा रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर आ रहे हैं ना, परचेस है, तो व्हाट कम्स इन, तो गुड्स व्हाट कम्स इन है, तो इसलिए गुड्स डेबिट होंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन है। तो गुड्स जो कि है रियल अकाउंट, वो व्हाट, इसलिए ये डेबिट होंगे, ठीक है। और हम गुड्स कैसे परचेस कर रहे हैं, हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो अब क्रेडिट किसको करेंगे, आप परचेस कर रहे हो तो किसी से तो परचेस कर रहे हो, तो वो गिवर है, उसका नाम अभी नहीं दिया हुआ, तो हम इसलिए उसे मानेंगे क्रेडिटर, इसे हम कहेंगे क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या है, ये मैंने अपने फर्स्ट जो पहले पिछले वाला लेक्चर था, फाउंडेशन लेक्चर, उसमें मैंने बताया था कि क्रेडिटर क्या है। और अगर आपको नहीं पता, मतलब आपने वो लेक्चर नहीं देखा, इसलिए आप पहले वो लेक्चर देख के आओ और फिर आप यहाँ पे आओ। तो क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट मानेंगे हम, और क्रेडिटर क्या है कि क्रेडिटर गिवर है, वही तो हमें सामान दे रहा है, गुड्स, इसलिए वो क्रेडिट होगा। तो अब 29 अप्रैल की ट्रांजेक्शन क्या होगी,
29 अप्रैल में हमने गुड्स परचेज किए, इसलिए परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। गुड्स डेबिट होंगे, लेकिन गुड्स कौन से नाम से डेबिट होंगे? वो परचेज के नाम से डेबिट होंगे। टू क्रेडिटर, क्यों? क्योंकि क्रेडिटर ही तो है जो हमें गुड्स दे रहा है, उससे हमें क्रेडिट भी दिया ना, तो इसलिए हम उसे क्रेडिटर यूज करेंगे। और अगर उसका नाम होता तो हम उसका नाम यूज करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं है, इसलिए हम क्रेडिटर यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 पूरा आपको डिटेल में वर्किंग नोट कैसे आपको अप्रोच करना है वो बताया था। अब मैं आपको वो नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी 1 एंड हाफ आवर तो हो ही गया है। एंड अगर आप यहाँ तक आए हो तो मैं सबसे पहले तो आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक आना ही सबसे बड़ी बात है। ये आपका सीरियसनेस और आपकी डेडिकेशन बताती है टुवर्ड्स कॉमर्स, और यही एटीट्यूड आपको एक एवरेज से टॉपर बनाएगी, ट्रस्ट मी। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताऊँगा क्या है, लेकिन मैं वो वर्किंग नोट नहीं करूँगा, वो आप मैं माइंड में करूँगा। और अभी आप पॉज़ करो, पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो पूरे खुद से, ताकि फिर क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप मैच कर पाओगे जब जैसे मैं सॉल्व करूँगा, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा अगर आपका क्वेश्चन सही आ रहा तो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश, ये तो आपको पता ही है कि बिज़नेसमैन कैश इन्वेस्ट कर रहा है बिज़नेसमैन। तो इसमें क्या होता है कि डेट लगा देते पहले, तो डेट है दिसंबर 3। इसमें कैश बिज़नेस में आ रहा है, तो कैश व्हाट कम्स इन है, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। और कैपिटल ऑन द अदर हैंड, कैपिटल क्या होगा कि कैपिटल क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि बिज़नेसमैन गिवर है, वो पैसे लगा रहा है, वो दे रहा है पैसे 75,000 और 75,000। आप नरेशन खुद लिखोगे, बीइंग से स्टार्ट करके आप लिखोगे कि बीइंग कैश इंट्रोड्यूस इनटू द बिज़नेस, और बीइंग बिज़नेस स्टार्टेड विथ कैश। जैसे क्वेश्चन में वैसे ही लगा दो, खाली बीइंग लगाना आपको स्टार्टिंग में। दिसंबर 8 परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे आपने गुड्स खरीदे नकद, मतलब कैश में खरीदे, तो कैश आपके बिजनेस से बाहर जाएगा और गुड्स आपके बिजनेस में आएगा। तो गुड्स व्हाट कम्स इन है, इससे गुड्स डेबिट होगा। गुड्स कौन से नाम से डेबिट होगा? परचेज के नाम से। तो गुड्स का कौन सा प्रॉक्सी अकाउंट यूज होगा यहाँ पे? परचेज वाला। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या है परचेज गुड्स फॉर कैश? 10,000। ओके, 10,000 और 10,000। ये आंसर नंबर 2 है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू दया। दया, क्या ये दया दरवाजा तोड़ वाला दया है? क्या पता। तो हमने सामान दया को बेचा। अब यहाँ पे दया नाम दिया हुआ है और ना ही लिखा है कि कैश या क्रेडिट, तो हम क्या मानेंगे? यस करेक्ट, हम ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो इसलिए दया का नाम आएगा। तो हम गुड्स बेच रहे हैं, तो गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो क्रेडिट होंगे, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दया जो है दया रिसीवर है, तो दया गुड्स को रिसीव करेगा, समझे आप? तो रिसीव करेगा, इसलिए दया डेबिट होगा। हम बेच रहे हैं और वो रिसीव कर रहा है ना, तो डेबिट द रिसीवर। और हम सेल कर रहे हैं, मतलब गुड्स तो क्रेडिट होगी गुड्स, क्योंकि वो व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस है। और कौन सा नाम से आएगा? वो सेल के नाम से आएगा। 5,000। नरेशन आप खुद लिखोगे, फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ मैं। ऐसे लिख देना कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू दया। सिंपल लिखना, आपको कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है नरेशन तो। नरेशन के फ्री आधा मार्क्स है, यूँ समझो। फिर है दिसंबर, ये 29 नहीं है, ये आई थिंक दिसंबर 19 है, आप करेक्ट कर लेना है। दिसंबर 19 को है परचेज फर्नीचर। अब ये याद रखना कि जभी भी आप गुड्स परचेज करते हो ना, तो गुड्स के केस में परचेज आता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि गुड्स का प्रॉक्सी नाम परचेज है। लेकिन फर्नीचर का कोई प्रॉक्सी नाम नहीं है, फर्नीचर का फर्नीचर ही आएगा। तो आप यूँ नहीं लगाओगे कि फर्नीचर परचेज करो तो परचेज अकाउंट डेबिट, नहीं। परचेज गुड्स का नाम है, क्योंकि वो गुड्स डेबिट हो रहा है, इसलिए परचेज लगा रहे हो। ये आप कॉन्सेप्ट समझो, समझे? इसलिए फर्नीचर के केस में फर्नीचर ही हम लगाएँगे। तो क्या हो रहा है, आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, तो फर्नीचर परचेज कर रहे हो और आप कैश पे करोगे, क्योंकि किसी का नाम आया नहीं है यहाँ पे। तो क्रेडिट का कैश ट्रांज़ैक्शन है ये। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और आप कैश में पेमेंट करोगे, तो टू कैश। लेडजर फोलियो मैंने बताया था कि इसके कुछ काम है ही नहीं, और अभी भी इसका कोई काम है ही नहीं। ये बस ऐसे ही रहता है, लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये फॉर्मेट का पार्ट है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा ये कि क्या है, बट आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे हम लेडजर के चैप्टर में आएँगे, वैसे मैं समझाऊँगा कि लेडजर फोलियो क्या है बेसिकली। अब है
कैश रिसीव्ड फ्रॉम दया। अब देखो आपने दया को सामान बेचा और अब वो आपको पेमेंट कर रही है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम दया December 21। तो इसमें क्या है, दया और कैश दिख रहा है आपको। दया क्या है? दया एक गिवर है, वो आपको कैश दे रहा है ना, तो बिज़नेस के लिए गिवर है। तो दया गिवर है, तो दया क्रेडिट होगा और कैश आपके बिज़नेस के अंदर आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन है, तो कैश डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट। आई होप आपने पहले से सॉल्व कर दिया होगा पूरा वर्किंग नोट के साथ, ताकि फिर ही आपको सब समझ आएगा डिफरेंस क्या है। टू दया, दया क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि वो गिवर है इसमें केस में। 4000 रुपीज। यहाँ तक तो आप अकाउंटिंग का अच्छा काम कर रहे हो, अकाउंटेंट एक अच्छे अकाउंटेंट बन रहे हो। फिर अब है पेड रेंट। अब आप रेंट पे कर रहे हो, December 28 को आप रेंट पे कर रहे हो। रेंट पे करने का क्या सिस्टम है कि रेंट जो है ना, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर जो भी है वो आपकी एक एक्सपेंस है। रेंट आपका एक एक्सपेंस है। आप तो एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो इसलिए रेंट डेबिट होगा। रेंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि रेंट आपका एक एक्सपेंस है। आप बिजली का बिल भरोगे, बिजली का रेंट भरोगे, लिए घर रह रहे हो आप तो उसका रेंट भरोगे, बिजली का बिल भरोगे, सब एक्सपेंस है आपके। वो आपके एक्सपेंस में आता है, इसलिए वो डेबिट होगा, ठीक है? तो रेंट यहाँ पे डेबिट होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट। और रेंट आप किससे भर रहे हो? कैश से भर रहे हो, तो कैश आपके बिज़नेस से बाहर जाएगा, तो व्हाट गोज़ आउट में क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट टू कैश अकाउंट। आप समझो कि आपने दुकान ले रखी है, तो उसका रेंट आप पे कर रहे हो। 1000 रुपीज़ और ये भी 1000 रुपीज़। अब है सैलरी। सैलरी का क्या केस है कि जो सैलरी है ना, वो भी आपकी एक्सपेंस ही है। 1 सेकंड, 9 की ड्राइंग हो रही है। सैलरी भी आपका एक एक्सपेंस ही है। दिसंबर 30 को आप सैलरी पे कर रहे हो। जो सैलरी है ना, वो आपकी एक एक्सपेंस है, क्योंकि आप सैलरी पे कर रहे हो ना, तो वो आपका एक खर्चा हुआ। इसलिए एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल था? एक्सपेंस ऑल डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो सैलरी डेबिट होगी और आप सैलरी के बदले कैसे दे रहे हो? सैलरी कैश में दोगे ऑफ कोर्स। तो कैश आपके बिज़नेस में जा रहा है, व्हाट गोज़ आउट। आप एम्प्लॉयी को सैलरी दे रहे हो, इसलिए व्हाट गोज़ आउट है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। यू रूल याद है ना? देखो रूल अगर आपने याद नहीं किया ना, तो अभी भी आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत प्रॉब्लम आएगी मतलब। 1000 है और ये 1500 है। ओके, हो गया। अब आपको नरेशन खुद लिखनी है, सब ट्रांज़ैक्शन की, और ट्रांज़ैक्शन की एंड में है ना, आपको टोटलिंग करनी होती है, डेबिट और क्रेडिट की टोटलिंग करनी होती है। इससे आपको क्या है कि पता चलता है कि आपका आंसर सही कितना है और कितना गलत है। अगर टोटल मैच हो रहा है, जैसे डुअल एस्पेक्ट मैंने क्या बताया कि टोटल आपका मैच होना चाहिए, तो इसलिए हम टोटलिंग करते हैं। आ जाओ। 75,000 10 प्लस 10,000 85,000 90,000 93,000 97,000 98 99,500। 99,500 आंसर आ रहा है इसका। और इसका भी सेम ही आना चाहिए, 99,500 ही आना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं अपन। 75,000 85,000 90,000 93,000 94 7,000 98,000, हाँ 99,500। मतलब कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। मैंने क्या बताया था कि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर आप देखो, तो सैलरी के केस में डेबिट अमाउंट जो है वो क्रेडिट के इक्वल है। ये था डुअल एस्पेक्ट। और हर ट्रांजैक्शन में देखो, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट, एटलीस्ट एक डेबिट और एक क्रेडिट तो है ही। ये था डबल एंट्री सिस्टम। तो दोनों कॉन्सेप्ट भी समझ आ गए हर क्वेश्चन के साथ। और एंड में आपको टोटलिंग भी करनी होती है, ये याद रखना। और टोटलिंग के बाद क्या है कि आपको डबल डैश डालने पड़ते हैं। मतलब डबल डैश क्या डिनोट करता है कि आपका एक फाइनल आंसर है, ये डिनोट करता है। ओके, अब तो हम कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स। अब ये दूसरा ट्रांज़ैक्शन है, जैसे कि परचेज़ गुड्स और वो सब थे, ये अलग ही ट्रांज़ैक्शन है। मैं आपको एक बताता हूँ, मैं आपको एक सिचुएशन इमेजिन करवाता हूँ। ये देखो अगेन ये आपका बिज़नेस है पूरा। बिज़नेस में नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब कि परचेज़ होता है और सेल होता है। आप सेल करते हो सामान, है ना? आप परचेज़ करते हो, सेल करते हो, तो ये सब एक नॉर्मल एक्टिविटी है। ये नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन कितनी बार एक्सेप्शंस होते हैं। गुड्स आपके बिज़नेस में आ रहा है, तो वो डेबिट होगा, और गुड्स आपके बिज़नेस से बाहर जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है? लेकिन एक्सेप्शन क्या होती है कि कितनी बार परचेज़ क्रेडिट होता है। एक्सेप्शन ये है कि कितनी बार परचेज़ जो है वो क्रेडिट होता है। आप बोलोगे भैया ऐसे कैसे? देखो मैंने क्या बताया था कि गुड्स जो है
परचेज गुड्स का एक कैटेगरी है, प्रॉक्सी अकाउंट है। तो गुड्स क्रेडिट हो सकता है, व्हाट गोज़ आउट अगर हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब ये कौन-सा केस है कि लेट्स से कि आप चैरिटी कर रहे हो। चैरिटी कर रहे हो, तो चैरिटी आपका एक एक्सपेंस है, क्योंकि आप एक्सपेंस बेयर कर रहे हो, मतलब आप नुकसान ही हो रहा है ना आपका। एक चैरिटी कर रहे हो तो आप बेच तो नहीं रहे, कुछ पैसे तो नहीं मिल रहे आपको। तो चैरिटी कर रहे हो और आप चैरिटी के बदले गुड्स दे रहे हो। आप गुड्स दोगे या तो आप कैश दे रहे हो मान लो, या फिर आप गुड्स दे रहे हो, सामान दे रहे हो, ठीक है? तो अगर आप सामान दे रहे हो चैरिटी करने के लिए, तो उसमें गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि व्हाट गोज़ आउट है। मतलब गुड्स का कौन-सा नाम क्रेडिट होगा, मैंने बताया गुड्स तो आएगा नहीं। तो इसमें गुड्स का क्या सेल क्रेडिट होना चाहिए? या सेल रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए? या परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए? इसमें से कोई भी क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा परचेज़। क्यों? क्योंकि नॉर्मली तो सेल क्रेडिट होता है, हर केस में व्हाट गोज़ आउट के केस में। लेकिन इसमें आप कुछ बेच तो नहीं रहे हो, आप क्या चैरिटी करने के लिए क्या बेच रहे हो आप? नहीं, आप बेच तो नहीं रहे हो, आप तो अपने कैरेक्टर को बताने के लिए चैरिटी कर रहे हो, आप एक अपना एक अच्छा नेचर बताने के लिए आप चैरिटी कर रहे हो। तो उस केस में आपने जो परचेज़ किया है ना, वही सामान को आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपके पास सेल हो नहीं रही। तो ये एक्सेप्शन केस है कितनी बार, तो ये कितनी बार होती है। अब इस ट्रांज़ैक्शन में क्या है कि लेट्स से कि चैरिटी हो रही है, तो चैरिटी या फिर डोनेशन या फिर आप सैंपल, पता है कितनी बार आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो कितनी कंपनी सैंपल करते हैं, सैंपलिंग करती है, सैंपल देती है, पता है? आप मॉल में जाते हो तो परफ्यूम का सैंपल देते हैं वो, तो उसे हम एडवर्टाइज़मेंट के नाम से जानते हैं। तो एडवर्टाइज़मेंट और भी कई सारी है। तो इन सारे अकाउंट डेबिट होंगे। सारे अकाउंट डेबिट क्यों होंगे? क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस है अपने। हम एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं ना, सैंपल है तो आप बेच तो कुछ नहीं रहे हो, तो वो एक्सपेंस होता है। और क्रेडिट क्या होगा? मैंने बताया क्रेडिट परचेज़ होगा, या फिर अगर आप चैरिटी या डोनेशन कर रहे हो, कैश में कर रहे हो तो कैश होगा। तो ये एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पे परचेज़ अकाउंट क्रेडिट होता है। क्लियर है? फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगा। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है। आपको आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप थोड़े से शाय हो कि मेरा नाम डिस्क्लोज़ हो जाएगा सबके सामने, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। अब है ट्रांज़ैक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स में एक्सपेंसेस ऑन सेल। मैं आपको एक सिचुएशन फिर से बताता हूँ। मान लो आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है? आपका दिल्ली में बिज़नेस है, मतलब ये आपका बिज़नेस है, ठीक है, दिल्ली में। अब आपको सेल करना है मुंबई में। आप मुंबई में सेल कर रहे हो, है कि नहीं? तो आप सेल जो कर रहे हो तो इसमें बहुत सारी कॉस्ट होती है, ये आप सेल कर रहे हो। अब इसमें बहुत सारी कॉस्ट इनकर होगी, जैसे कि लेबर लगेगा आपको, लोडिंग अनलोडिंग लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन में लोडिंग अनलोडिंग लगेगी, है कि नहीं? तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो अलग से नोट होते हैं। वो अलग से नोट होते हैं इन इन वर्ड्स लाइक फ्रेट, कैरेज, इन सब वर्ड्स में हम इन एक्सपेंसेस को नोट करते हैं। ये था सेल का एक्सपेंस। तो सेल की जो एक्सपेंस होती है ना उसे हम आउटवर्ड से जानते हैं, एक्सपेंस आउटवर्ड। सेल की एक्सपेंस को हम आउटवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि मान देखो, आपके सामान, आपका गुड्स जो है आपके गोडाउन से बाहर जा रहा है कि नहीं? आउटवर्ड। तो एक्सपेंस जो है वो भी आउटवर्ड तरफ ही लगेगा ना। अब ये समझो कि आपके गुड्स पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, वो एक एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन आके आपके सामान को बाहर ले जा रहा है, आउट। तो इसलिए वो एक्सपेंस आउटवर्ड लगता है। ठीक है? क्लियर है? और दूसरा है कि दूसरा मानो कि आपकी दुकान है मुंबई में, ठीक है? और आप बैट बनाते हो। आप बैट बनाते हो, तो आपने देखा कि यार मुंबई में तो है ना अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिल नहीं रही, तो आपने सोचा कि काम करता हूँ मैं जम्मू और कश्मीर से कश्मीर विलो लाता हूँ। कश्मीर विलो मेरी दुकान में लाता हूँ मैं। तो उससे क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी का बैट मिलेगा और अच्छा बिज़नेस होगा आपका। लेकिन फिर ज जम्मू कश्मीर वाले जो सेलर हैं उन्होंने कहा कि देखो भैया हम आपको दे तो देंगे, लेकिन हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं झेलेंगे, वो आपको ही देखना पड़ेगा। तो आपने कहा कि चलो ठीक है ट्रांसपोर्टेशन ले लेते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो परचेज़ पे लग रहा है। ये जो एक्सपेंस है आपका वो परचेज़ पे आप बेयर कर रहे हो। अब परचेज़ पे एक्सपेंस बेयर कर रहे हो ना, तो उसे हम इनवर्ड्स से जानते हैं। अब ये इसे हम इनवर्ड से क्यों जानते हैं? कि देखो सोचो, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से आपके गोडाउन में आएगा, इनवर्ड्स आएगा, इसलिए वो एक्सपेंस इनवर्ड्स की तरह जानते हैं। ठीक है? ये आप समझ गए, ईज़ी कॉन्सेप्ट है। तो कितने एक्सपेंस होते हैं उसे हम फ्रेट या फिर कैरेज
और भी कई नाम होते हैं इनके, जैसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो वो इनवर्ड या फिर फ्रेट कैरेज आउटवर्ड, अगर सेल है तो आउटवर्ड के टाइम आएगा। और ये सारे डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ये एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। और अगर आप परचेज कर रहे हो तो परचेज होगा, तो परचेज के टाइम पे इनवर्ड लगेगा, एक्सपेंस याद रखना, डेबिट होगा। और अगर आप सेल कर रहे हो तो आउटवर्ड फ्रेट लगेगा, एक्सपेंस आउटवर्ड लगेगा। और फिर यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जो भी है। मतलब ये साथ में नहीं आएंगे सब चीज, लेकिन एक एग्जांपल है कि अगर आप सेल कर रहे हो तो ये वाला और ये वाला सिचुएशन आएगा, और अगर आप परचेज कर रहे हो तो ये दो सिचुएशन इम्प्लाई होगी। ठीक है, क्लियर है, ये भी हो गया। अब है ट्रांजेक्शन्स विद बैंक। ये अलग कॉन्सेप्ट है। आप पता है बैंक के साथ भी बहुत ट्रांजेक्शन होती है डे टू डे बिजनेस लाइफ में। आप सारे पैसे अपने वो कैश काउंटर में तो रखोगे नहीं, ताकि कभी भी आके कोई भी चोरी कर जाए। अब बैंक अकाउंट खोलते हो, बैंक के साथ आप ट्रांजेक्शन करते हो, बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हो। फिर कितनी बार पता है आप चेक काट के देते हो किसी को परचेज, अगर आपने बल्क में सामान खरीदा तो फिर आपके पास अब क्या 10 लाख का चेक कैश तो होगा नहीं, तो इसलिए आप 10 लाख जो है वो चेक में अमाउंट डाल के आप चेक देते हो। तो वो बैंक के साथ ट्रांजेक्शन है। ये सारी ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक इन्वॉल्व करती है। तो उसमें सबसे पहले है डिपॉजिट ऑफ मनी। अब आप बैंक अकाउंट तो है, अब उसमें पैसे भी तो होने चाहिए ना देने के लिए। तो आप सबसे पहले तो पैसे डिपॉजिट करते हो, बैंक में आप पैसे डिपॉजिट करते हो। तो बैंक की जो सिचुएशन है ना, उसे समझने के लिए आप एक समझो कि बैंक का जो केस है ना, मैं एक पेज कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो बैंक का केस समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी सबसे पहले। बैंक का क्या मतलब है यहाँ पे? ये आपका बिजनेस है, ठीक है, ये आपका बिजनेस है। आप अकाउंटेंट हो, आपके बिजनेसमैन ने बोला जा एक काम कर, एक बैंक का अकाउंट खोल के आ जा। तो आप गए एक बैंक में, मान लो आईसीआईसीआई बैंक में गए आप, ठीक है। तो फिर आप जब बैंक में जाओगे ना, तो आप बैंक, ये इसे बैंक कहते हैं हम, ओके। आप यहाँ पे एक अकाउंट खोलोगे, तो ये रहा आपका अकाउंट, एक छोटा सा अकाउंट है आपका। ये आपका एक बैंक अकाउंट है, पूरे बैंक में ये आपका छोटा सा बैंक। तो हम जभी भी यहाँ पे जो बैंक बोलेंगे ना, तो हम ये ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसको रेफर नहीं कर रहे हैं। हम आपके अकाउंट की बात कर रहे हैं। हम आपका जो अकाउंट है ना, जो आपका नंबर है, जो आपके कार्ड पे नंबर होगा एक, वो वाले अकाउंट की बात कर रहे हैं। हम ये बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जब भी जब जहाँ पे भी बैंक बोलेंगे, ये बैंक आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट की बात हो रही है। ये पूरे जो बड़ा जो बैंक है, जहाँ पे जो नाम है बैंक की ब्रांड है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये अब समझना, क्योंकि सारी ट्रांज़ैक्शन ये आपके अकाउंट ही करेगा, ये बैंक तो कुछ करेगा नहीं, ये बैंक सिर्फ़ आपका चार्जेज़ काटेगा, यूँ समझो। वैसे इसका भी एक चैप्टर है पूरा, बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम करके, और वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मानो या ना मानो, आप अभी तक आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब बताओ अकाउंट्स है ईज़ी है कि नहीं? खाली लोग हाइप करते हैं उसे, और लोग क्या करते हैं कि रोte लर्निंग की तरफ जाते हैं, इसलिए उनको अकाउंट्स टफ लगता है। लेकिन मैं आपके साथ और आप, हम दोनों मिलके अकाउंट्स को समझेंगे और अकाउंट्स को ऐसे बनाएँगे कि आपको प्यार हो जाए अकाउंट के साथ। तो डिपॉज़िट ऑफ मनी, तो ये समझो कि आपके ये बिज़नेस है, तो आपके जो कैश काउंटर है ना, वहाँ से आपने अपने अकाउंट में, जो बैंक है ना बड़ा-सा, उसके अकाउंट में आपने डिपॉज़िट किया पैसे। आपने अकाउंट में डिपॉज़िट किए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट दिख रहा है आपका, है कि नहीं? और एक आपको अपनी कैश दिख रहा है, आपने कैश डिपॉज़िट किया होगा, और क्या डिपॉज़िट करोगे आप बैंक में? तो बैंक है, तो एक बैंक अकाउंट जो है ना, उसे हम एज़ अ पर्सन मानेंगे। बैंक अकाउंट को एक पर्सन मानते हैं, वो एक आर्टिफ़िशियल पर्सन कहलाता है। बैंक अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट के रूल से मानेंगे, और कैश तो आपको पता है ये रियल अकाउंट है। अब बताओ, बैंक रिसीवर है या फिर गिवर है? आपका बैंक अकाउंट तो रिसीवर है, क्योंकि वो पैसे रिसीव कर रहा है। यस, करेक्ट। बैंक रिसीवर है, और इसीलिए बैंक क्या होगा? बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा। व्हेयरएज़ कैश क्या है? कैश आपके बिज़नेस से बाहर जा रहा है। ये आपका बिज़नेस है ना, से बाहर जा रहा है। व्हेयरएज़ और बैंक अकाउंट में आ रहा है ना आपके, तो इसलिए वो बाहर जा रहा है, तो व्हाट गोज़ आउट, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट होता है। तो यहाँ पे सिंपल ट्रांज़ैक्शन क्या होगा?
बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका टू कैश अकाउंट। अमाउंट जो है वो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, और फिर नरेशन जो है वो नरेशन आ जाएगा। ओके, सिंपल है, क्लियर। बैंक डिपॉजिट ऑफ मनी वाला। अब है ट्रांजैक्शन विद बैंक विड्रॉल ऑफ मनी। अब कितनी बार आपके पास जो कैश काउंटर होता है उसमें पैसे नहीं होते हैं, तो आप बैंक से विड्रॉ करते हो, है कि नहीं? आप एटीएम जाते हो, वहां से पैसे विड्रॉ करते हो, तो वो भी आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ होता है। और उसकी आप ट्रांजेक्शन कैसे पास करोगे? मान लो आपको है ना जाना है स्टेशनरी खरीदने और आपके पास कैश है नहीं, रास्ते में आपको एटीएम दिखा, तो आपने जो बिजनेस का कार्ड है, बिजनेस का भी एक बैंक अकाउंट होता है, वो कार्ड आपने डाला एटीएम में, पिन कोड डाली और कैश विड्रॉ किया, और वो कैश फिर आप स्टेशनरी खरीदने के लिए गए, उसकी भी तो ट्रांजेक्शन पास होगी ना, आपने विड्रॉ की कैश, तो उसकी क्या ट्रांजेक्शन पास होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक है बैंक, फिर से बैंक अकाउंट दिख रहा है आपको, और बैंक आपको कैश दे रहा है, कैश आप निकाल रहे हो। बैंक अकाउंट क्या बोला था मैंने? पर्सनल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट होता है, वो भी एक आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल, मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन के अकाउंट में जाता है, बट हाँ वो पर्सनल अकाउंट में आता है, और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। तो बैंक जो पर्सनल अकाउंट है ना, तो अब ये देखो कि बैंक रिसीवर है या फिर गिवर है। बैंक आपके अकाउंट क्या दे रहा है? आपको अकाउंट पैसे ले रहा है या फिर दे रहा है? ऑफ कोर्स आपका अकाउंट पैसे दे रहा है, तो गिवर है बैंक। तो बैंक अगर गिवर है तो बैंक क्रेडिट होगा। और कैश क्या है? कैश व्हाट कम्स इन, आपके हाथ में आ रहे हैं कैश, आपके बिजनेस में कैश आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं वो, तो व्हाट कम्स इन है, तो इसलिए वो डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी कि कैश अकाउंट जो है वो आपकी डेबिट होगी, व्हाई वो रीजन मैंने बता दिया, और जो बैंक है वो आपका क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मैंने बताया वो आपका पूरा बैंक नहीं, वो एक छोटा सा आपका पर्टिकुलर अकाउंट जो कि इतने बड़े बैंक में है, वो क्रेडिट होगा। क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग मिस्टेक कर लेते हो, बैंक मतलब वो बड़ा बैंक नहीं समझना, आपको अपने जो छोटा सा अकाउंट है ना उसको समझना है, वो आपको डिनोट कर रहा है एज बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन मनी डिपॉजिट। अब पता है आपको कितनी बार आप बैंक में पैसे जमा करते हो? अगर आपका करंट अकाउंट है या फिर अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो आजकल तो करंट अकाउंट में भी आ गया है, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, आपके अमाउंट जो आप डिपॉजिट करते हो उस पे एनुअली 0.5%, 0.2% जो भी है वो आपको इंटरेस्ट देता है कि नहीं? तो ये इंटरेस्ट की भी तो ट्रांजेक्शन पास होगी, ये आपकी इनकम है। तो मानो कि ये बैंक है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं? तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट तो यार मेरी इनकम है, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, करेक्ट? तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट सबसे पहले तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में वो आपकी इनकम है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, रिसीव हो रहा है, आपको इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स प्रॉफिट। और ऑन द अदर हैंड बैंक अकाउंट के अंदर वो आ रहा है, आपका बैंक अकाउंट के अंदर आ रहा है ना, ऐसे तो नहीं कि इंटरेस्ट का आ रहा है। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की अमाउंट आपको कहाँ मिल रहा है? आपने जो डिपॉजिट किया है उस पे मिल रहा है, तो आपको बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है। तो बैंक अकाउंट क्या दे रहा है पैसे या फिर ले रहा है? बैंक अकाउंट तो रिसीव कर रहा है आपके पैसे। तो ऑफ कोर्स बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट है, बैंक को हमेशा पर्सनली ट्रीट करना। पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीव कर रहा है अमाउंट, रिसीवर है, इसलिए वो डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कहते हैं अकाउंट, फिर आप अमाउंट लिख दोगे और आप अमाउंट लिख दोगे। ओके, क्लियर है? बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, क्योंकि आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आ रहा है, किस पे इंटरेस्ट आ रहा है आपको? इन्वेस्टमेंट पे, किस चीज पे, तो आप मेंशन करते हो। ये ट्रांजेक्शन भी हो गई, क्लियर। दूसरी बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन होती है वो बैंक चार्जेस। अब पता है आपको कितनी बार बैंक आपके पैसे सुरक्षित रख रहा है, आपके इतने सारे पैसे, कितने 500 रुपए, 500 रुपए, आपके बैंक 500 रुपए सुरक्षित रख रहा है, तो क्या वो चार्ज नहीं करेगा आपको? ऑफ कोर्स वो थोड़े से चार्जेस लेगा, बैंक चार्जेस, वो आपके बुक के चार्जेस लेगा, जो ट्रांजेक्शन आपको एसएमएस चार्जेस लेगा, तो सब चीज के चार्जेस वो आपके घर तो आता नहीं है बैंक, लाओ भैया बैंक के चार्जेस दो, हमारे चार्जेस दो, नहीं। जो पैसे होते हैं ना आपके अकाउंट में, उसी पैसे से वो चार्जेस डिडक्ट कर लेते हैं, समझे आप?
तो आप ये देखो कि चार्जेस लग रहे हैं बैंक बैंक के चार्जेस लग रहे हैं आपको, और आपके बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट हो रहे हैं, तो आपका बैंक भी इन्वॉल्व है। अब बैंक चार्जेस क्या है? बैंक चार्जेस ऑफ कोर्स एक एक्सपेंस है, तो वो एक नॉमिनल अकाउंट है। और बैंक क्या है? मैंने बताया, बैंक हमेशा पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा। उसका ट्रीटमेंट हम पर्सनल अकाउंट में करते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट है तो बैंक चार्जेस क्या आपका इनकम है? आपके पैसे कट रहे तो आपका वो प्रॉफिट आ रहा है आपका? नहीं, कोई एक्सपेंस है वो, नुकसान हो रहा है आपका, तो एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। और बैंक अकाउंट से क्या आपको पैसे मिल रहे हैं? बैंक में रिसीव कर रहा है बैंक? नहीं, आपका अकाउंट रिसीव थोड़ी कर रहा है, आपका अकाउंट तो दे रहा है, वो गिवर है। अगर वो गिवर है तो इसीलिए वो क्रेडिट होगा। तो फाइनल एंट्री क्या होगी कि डेबिट जो है तो बैंक चार्जेस कि अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक जो है वो आपका क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो गिवर है, बैंक आपका गिवर है। ओके, बैंक के साथ ट्रांज़ैक्शन खत्म हो गई। सबसे पहले हम रिवाइज़ करते हैं हमने क्या किया। हमने कैश और क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन के बारे में समझा, कैश कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं, क्रेडिट कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। कैश को हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे जब कोई नाम होगा, अगर कोई नाम नहीं होगा तो हम कैश आइडेंटिफ़ाई करेंगे, और अगर कोई नाम होगा तो हम क्रेडिट आइडेंटिफ़ाई करेंगे। और अगर लिखा हुआ है कैश या फिर क्रेडिट तो हम कैश या क्रेडिट आइडेंटिफ़ाई करेंगे। उसके बाद आता है, हमने गुड्स के बारे में पढ़ा। गुड्स के 4 प्रॉक्सी अकाउंट हैं, परचेज़, सेल, परचेज़ रिटर्न, सेल रिटर्न। बिज़नेसमैन के 2 प्रॉक्सी अकाउंट हैं, कैपिटल और ड्राइंग। फिर हमने बैंक के बारे में पढ़ा। बैंक के साथ हम बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन करते हैं, ड्राइंग्स, फिर इंटरेस्ट डिपॉज़िट, इंटरेस्ट मिलता है हमको, बैंक चार्जेज़ डिडक्ट करती है, फिर हम डिपॉज़िट करते हैं। ये बैंक के साथ हो गए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। कितनी बार मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। ये डिस्काउंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिस्काउंट है ना, पूरे आगे जीएसटी का कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें डिस्काउंट ही है। डिस्काउंट ही डिस्काउंट है, और आपको ये डिस्काउंट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम डिस्काउंट समझते हैं कि डिस्काउंट क्या है। ठीक है, तो हम डिस्काउंट की बात करते हैं। अब आपका जो डिस्काउंट है ना, वो 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। आप डिस्काउंट समझ ही रहे हो क्या है डिस्काउंट? डिस्काउंट मतलब कि कुछ अमाउंट कट करके देना, मतलब कुछ डिस्काउंट देना। डिस्काउंट तो आपको पता ही क्या है। डिस्काउंट 2 टाइप के हैं। अब ये 2 टाइप क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट क्या है? आप एक स्टोरी इमेजिन करो। आप हो, ठीक है? आपका बिज़नेसमैन, आप समझो कि बिज़नेसमैन ही हो। आप बिज़नेसमैन भी हो, अकाउंटेंट भी हो। आप गए बिज़नेस के पास, मतलब आप गए हुस के पास, आपने हुस को बोला कि यार भाई हुस, मुझे ना सामान खरीदना है। तो हुस ने बोला, हाँ, हाँ भाई बता क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए बताओ, जो चाहिए वो बेचने के तैयार हूँ मैं। तो मैं बोला कि देख, मुझे 1 लाख का सामान चाहिए, लेकिन अभी तो मेरे पास 1 लाख नहीं है, मेरे पास 90,000 है। तो आपने बोला, उसने बोला कि चल ठीक है यार भाई, तेरे पास 90,000 है, तो 1 लाख का 90,000 कर लेते हैं, तू इतना बल्क में सामान ले जा रहा है वैसे भी, तो मैं तुझे डिस्काउंट देता हूँ। तो आपने जो ट्रेड के टाइम पे डिस्काउंट दिया ना, ट्रेड के टाइम पे, वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है। मतलब कि आपने अभी कुछ पैसे की बात नहीं की, आपने बस बोला कि यार मैं 1 लाख का सामान ले रहा हूँ, तो तू मुझे कुछ डिस्काउंट दे, है कि नहीं? आप इतना बल्क सामान ले रहे हो, तो क्या आप लिस्ट प्राइस पे लोगे? नहीं, आप डिस्काउंट माँगोगे कि यार भाई मैं 1 लाख का सामान ले रहा हूँ, तो थोड़ा-सा डिस्काउंट तो दे। तो उसने बोला आपको कि चल ठीक है यार भाई, चल मैंने तुझे 10,000 का डिस्काउंट दिया, तू 1 लाख का सामान ले रहा है, तो मैंने 10,000 डिस्काउंट दिया, तू 90,000 दे मुझे खाली। अब क्या हुआ, ये था ट्रेड डिस्काउंट, ये स्टोरी थी ट्रेड डिस्काउंट की। अब कैश डिस्काउंट क्या है? अब दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है। अब बारी है आपकी पैसे देने की, तो आप गए, आपने पैसे निकाले बैग में से और देखा पैसे तो सिर्फ़ 85,000 थे। अब आप बहुत से ऐसे, आपका चेहरा ऐसे लाल पड़ गया कि यार ये तो बहुत एम्बैरेसिंग हो गया। मैंने तो 90,000 बोले थे, मेरे पास 1 लाख पहले बोला था, फिर 90,000 किए इसने, मेरे पास 90,000 भी नहीं है। अब हो सर, आप तो अच्छे दोस्त हैं यूँ, तो उसने बोला कि चल ठीक है यार भाई, तू मेरे से पढ़ भी रहा है और मेरे साथ बिज़नेस भी कर रहा है, तो मैंने तुझे 5,000 डिस्काउंट दिया, वैसे तेरे पास है नहीं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि पेमेंट के टाइम पे अवेल होता है।
पेमेंट आपके पास पैसे नहीं थे, तब आपने डिस्काउंट लिया। तो पेमेंट पे जो डिस्काउंट अवेल होता है ना, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर है दोनों? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होते हैं जो कि आप पहले से माँगते हो कि भाई देख मैं इतना बल्क में सामान खरीद रहा हूँ, तो मुझे डिस्काउंट दे। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, जो आप जितना पे करते हो ना, उस पे जो डिस्काउंट मिलता है, वो आपको कैश डिस्काउंट होता है। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट करता है। आपका जो अमाउंट है, वो उस पे ट्रेड डिस्काउंट करता है और जितना पेमेंट कर रहे हो, उतना कैश डिस्काउंट कटेगा। ये क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊँगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्दो इट इज टू बी एडजस्टेड व्हाइल पासिंग द जर्नल एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करते कि माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा नहीं करते। व्हेreas कैश डिस्काउंट को यस, कैश डिस्काउंट को हम नोट करते हैं, जर्नल में हम इसे नोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। कैश डिस्काउंट दो टाइप के हैं, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या है? अब डिस्काउंट अलाउड मतलब कि आपसे कोई डिस्काउंट मांग रहा है, तो आप उसे अलाउ कर रहे हो कि चल ठीक है, मैं तुझे डिस्काउंट दूँ। अब आप सेलर हो, ठीक है? मैं आया आपके पास, वो बोला कि यार मुझे स 90 लाख का दे दो सामान, मेरे पास 85,000 ही है, तो मैं 5,000 का डिस्काउंट दे दो ना। मैं आपको अलाउ करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपने अलाउ किया कि चल ठीक है, 5,000 का डिस्काउंट दिया मैंने। तो ये कैश डिस्काउंट अलाउड था। और ये आपके लिए क्या है? आप बिज़नेस हो ना, तो आपके लिए क्या है? ये आपके लिए प्रॉफ़िट है क्या? आपको प्रॉफ़िट हुआ? नहीं, आपको तो लॉस हुआ। आपको तो 90,000 मिलने वाले थे, बट आपको सिर्फ़ 85,000 मिले। तो ये आपका लॉस है। ये आपका लॉस है, इसलिए ये डेबिट नेचर का है। क्योंकि क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। व्हेयर एज़ दूसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप जो है वो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो। आपने जैसे होस्ट के पास गए थे आप और आपने बोला कि होस्ट यार भाई मेरे पास तो नहीं है पैसे, तो उसने आपको 5,000 कैसे डिस्काउंट दिए, तो आपने डिस्काउंट रिसीव किया। अब आपको 90,000 पे करने थे, लेकिन आपने बस 85,000 पे किए, तो आपका लॉस है या फिर प्रॉफिट? ऑफ कोर्स ये आपका प्रॉफिट है, आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसलिए ये आपको प्रॉफिट है। और इसका नेचर क्या होगा? ये डेबिट होगा या क्रेडिट? ऑफ कोर्स करेक्ट, ये क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स, ऑल इनकम्स प्रॉफिट। तो ये डिस्काउंट की बात हो गई। अब ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक ही क्वेश्चन में मांगे हैं ना, तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हम जितना पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हो, तो फुल पेमेंट में वो डिस्काउंट लगेगा। अगर आप हाफ पेमेंट कर रहे हो, तो हाफ पेमेंट में लगेगा। जितना पेमेंट कर रहे हो, जितने आप पैसे दे रहे हो ना, उतने पे ही आपको कैश डिस्काउंट लगेगा। उससे ज़्यादा आपको कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे अमाउंट पे लगेगा, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ छोटे अमाउंट पे ही लगेगा। और हाँ, ठीक है, ये भी अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एसीपी प्रद्युमन। वाह! एसीपी प्रद्युमन आ गए अब। तो आपने रिसीव्ड 9,500 फ्रॉम अभिजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000। इसका क्या मतलब है, ये आप समझना। जो फुल सेटलमेंट वर्ड है ना, इसका ये मतलब है कि आपका अकाउंट क्लोज होगा। मतलब कि आपका जो भी बैलेंस है ना, वो पूरा बैलेंस आएगा और जो बचा हुआ है, वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। समझे आप? नहीं समझे? मैं आपको बताता हूँ। अभिजीत ने आपसे कुछ सामान खरीदा होगा 10,000 का, ठीक है? ये अभिजीत है, ये अभिजीत है, ठीक है? इसने आपसे सामान खरीदा होगा 10,000 का और इसने अब लौटाने का समय आया, तो इसने बस 9,500 लौटाया। और फुल सेटलमेंट का ये मतलब है वर्ड का कि ऐसे ही समझो, जब भी फुल सेटलमेंट आए ना, तब हिंदी में समझना। कि उसने बोला कि देख भाई मैं तो इतना ही दूँगा, अब तू तू जाने तेरा काम जाने, मैं इससे ज़्यादा नहीं देने वाला। इसका मतलब है फुल सेटलमेंट। ये इतने लंबे चीज़ को इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं फुल सेटलमेंट। अभिजीत ने बोला कि इस प्रद्युमन जी, मैं आपको सिर्फ 9,500 दूँगा, 10 और बाकी के जो है वो आप माफ़ करो, उसे आप उसका आप डिस्काउंट दे दो हमें। तो उसने पेमेंट तो किया ना 9,500 का, तो इसमें आप देखो कि ये जो फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन है, आप समझ गए ना डिस्काउंट क्या है? आप समझ गए कि फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है और डिस्काउंट कैसे अवेल हो रहा है। फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन में आपको एक अभिजीत दिख रहा है, आपको कैश दिख रहा है और एक फुल सेटलमेंट है वर्ड, वो दिख रहा है। अभिजीत का क्या अकाउंट लगेगा? अभिजीत पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट लगेगा ऑफ कोर्स। कैश का अगेन रियल अकाउंट लगता है। फुल सेटलमेंट क्या बोला कि मैं तो इतने पैसे दूँगा, बाकी के जो है वो डिस्काउंट दे तू मुझे। तो फुल सेटलमेंट डिस्काउंट है, इसलिए इस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। क्योंकि आप डिस्काउंट को देख तो नहीं सकते ना, आप बस आपको मिल रहा है तो आप फ़ील कर सकते हो।
इसलिए वो थिंग नहीं है, वो रियल अकाउंट नहीं है, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अभिजीत आपको पैसे दे रहा है, तो वो गिवर है इसलिए वो क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट, कैश आपको मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट व्हाट कम्स इन है, आपके बिज़नेस में आ रहा है ना, व्हाट कम्स इन है। अब आप तो ये सब में तो प्रो हो ही हुए होंगे। अब व्हाट कम्स इन है इसलिए ये डेबिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और अब फुल सेटलमेंट क्या है? आपको 10 ये समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिसीव्ड 9500 फ्रॉम अभिजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट फॉर 10,000। मतलब अभिजीत को आपको 10,000 देने थे। देखो इसका अकाउंट 10,000 का था, लेकिन उसने बस 9,500 दिए, तो डिस्काउंट मांग रहा है। तो 10,000 मिलने चाहिए आपको, लेकिन सिर्फ 9,500 मिल रहे हैं। तो आपका ये प्रॉफिट है या लॉस? ऑफ कोर्स ये आपका लॉस है यार। कैसे प्रॉफिट हो सकता है ये आपका? ये लॉस है। इसलिए ये डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। आपको 10,000 मिलने बस, ये समझो कि आपको 2 रुपए मिलने वाले थे, आपको मिले बस 1, तो आपका 1 रुपए का तो नुकसान ही है ना, बस वैसा ही है, 500 का नुकसान है। तो इसे हम जर्नलाइज़ कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये आंसर नंबर 3 है। तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट ये आपका एक कैश डिस्काउंट है, ये याद रखना, क्योंकि वो जब पेमेंट कर रहा है, तब आप उसे डिस्काउंट दे रहे हो, है कि नहीं? क्या बोल रहा है वो? रिसीव 9,500, मतलब वो पेमेंट कर रहा है आपको और तब उसे आप डिस्काउंट दे रहे हो, इसलिए कैश डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। क्लियर है? और डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है या अलाउड? ये सोचो, मुझे मिल रहा है डिस्काउंट या फिर मैं उसे दे रहा हूँ? ऑफ कोर्स आप अभिजीत को डिस्काउंट दे रहे हो, आप ले थोड़ी रहे हो, आप डिस्काउंट दे रहे हो, इसलिए डिस्काउंट अलाउड है। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, अब डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट डेबिट होगा। क्या अमाउंट से? डिस्काउंट अलाउड तो 500 है और अभिजीत ने आपको कितने दिए? कैश कितना है आपके अंदर वो देखो ना आप अभिजीत कितने दे रहे हो वो नहीं देखो। अभी देखो कि जो कैश है, आप कितना रिसीव कर रहे हो? आप 9,500 कैश रिसीव कर रहे हो, है कि नहीं? तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि क्रेडिट है, सिर्फ लिखा हुआ तो है रिसीव्ड। रिसीव मतलब क्या? आपको पैसे मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो मतलब कैश है इसमें। तो ये हो गया 500 और फिर अभिजीत का पूरा अकाउंट कैंसल करना, अपना क्लोज करना, अभिजीत गिवर है। अभिजीत तो पूरा 10,000 क्लोज हो गया। अब अभिजीत बोला, उसने जैसे बोला था कि मैं आपको बिल्कुल एक पैसे ऊपर नहीं दूंगा, अब वो नहीं देगा क्योंकि उसका पूरा अकाउंट क्लोज है। अब इसका नरेशन आप खुद लिखोगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम अभिजीत एंड डिस्काउंट अलाउड, ये आप लिख दो, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आप लिख दो। ठीक है, तो ये डेट तो है नहीं, तो ये फर्स्ट नंबर था। अब सेकंड क्या कह रहा है कि रिसीव्ड 9,500 फ्रॉम फ्रेडी, फ्रेडी फ्रेडी भी सीआईडी वाला ही है, ऑन हिज अकाउंट फॉर 10,000। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे लिखा था फुल सेटलमेंट, मतलब कि अब वो बिल्कुल पैसे देगा नहीं और वो बोल रहा है कि भाई डिस्काउंट दो। यहाँ पे आपने 9,500 मिले फ्रेडी से, उसके 10,000 देने हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 500 और नहीं दूंगा। वो ऐसा बोल रहा है कि मेरे जो अकाउंट है उसमें से 9,500 माइनस करो, 500 मैं बाद में दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है। वो हमसे डिस्काउंट नहीं मांग रहा। डिस्काउंट कब मांगते हैं? जब वो फुल सेटलमेंट के लिए बोलते हैं, तब वो डिस्काउंट है। ये ऑन हिज अकाउंट का क्या मतलब है कि अभी मैं बस 9,500 ही दे रहा हूँ, वो जो बाकी के 500 है ना वो मैं दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा कहीं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, ये बोल रहे फ्रेडी जी। तो इसलिए फिर जो है इसमें हम डिस्काउंट नहीं लगाएँगे, ये यहाँ पे डिस्काउंट नहीं यूज़ होगा। तो आप समझ रहे हो डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड था इसलिए हमने डिस्काउंट दिया। यहाँ पे कोई फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है, यहाँ पे ऑन हिज अकाउंट ही है, मतलब वो देगा, वो देंगे 500 रुपए, उसे 10,000 देने हैं, बट अभी उसने सिर्फ 9,500 दिए, वो 500 भी हमें मिलेंगे, लेकिन बस वो अभी नहीं मिल रहे क्योंकि अभी उनके पास है नहीं या फिर जो भी रीज़न है। समझे आप? तो इसकी जर्नल क्या होगी? फ्रेडी, फ्रेडी हमें दे रहा है तो गिवर है फ्रेडी और कैश व्हाट कम्स इन है, तो कैश हमारे बिज़नेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू फ्रेडी, क्योंकि फ्रेडी गिवर है कि नहीं? तो कैश कितना डेबिट हो रहा है? 9,500 जितना कैश हम रिसीव कर रहे हैं और उसने बोला कि मेरे अकाउंट पे, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट पे लगाओ। मतलब 9,500 उसके अकाउंट से उसके क्रेडिट होंगे। क्लियर? अब क्या है? पेड 5,600 टू दया,
इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 6,000। अब आपने दया को कम पेमेंट दी। मानो ये दया है, ये दया का पूरा बिज़नेस है, ठीक है? आपने दया से कुछ सामान खरीदा होगा, आपने आपने सामान खरीदा होगा आपके बिज़नेस ने, और वो आपने क्रेडिट पे खरीदा होगा उधार पे, अब आपको पैसे देने की बारी आई। तो आपको 6,000 रुपए देने हैं, लेकिन आपने बोला कि आपने क्या बोला? आपने फुल सेटलमेंट बोला। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है? देख भाई, इतना ही पैसा दूँगा और बाकी का तू डिस्काउंट दे दे, बाकी का मैं पैसे नहीं दूँगा। एक उससे ये 5,600 रुपए से एक पैसा ऊपर नहीं दूँगा मैं। ये फुल सेटलमेंट का मतलब है कि नहीं? तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, है कि नहीं? इसकी क्या एंट्री होगी? ये जो थर्ड वाली है, इसकी क्या होगी कि इसमें आपको क्या-क्या दिख रहा है ये लिखो पहले। आपको दया दिख रहा है, अगेन आपको फुल सेटलमेंट वर्ड दिख रहा है और आपका बिज़नेस है, मतलब कैश आप पे कर रहे हो ना, पेमेंट कर रहे हो आप। दया का क्या है? पर्सनल अकाउंट है दया का ऑफ कोर्स। फुल सेटलमेंट क्या बोला था मैंने? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वो डिस्काउंट है। कैश अगेन रियल अकाउंट है। देखो 3 अकाउंट यूज़ होगा यहाँ पे, 3 अलग-अलग अकाउंट है कि नहीं? दया क्या कर रहा है? दया रिसीव कर रहा है ना पैसे, दया आप दया को पैसे दे रहे हो, तो दया रिसीवर है। तो रिसीवर क्या होता है? रिसीवर डेबिट होता है। अब फुल सेटलमेंट है। आपने दया को पैसे 5,600 दिए, जबकि आपको 6,000 देने थे, तो आपने 400 रुपए कम दिए। ये तो आपका प्रॉफिट है ना? ये समझो कि आपको 2 रुपए देने थे, आपने 1 ही रुपए दिए। 1 रुपया प्रॉफिट है आपका, तो ये तो आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो ये डिस्काउंट आपका क्या है? अलाउड है? नहीं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। दया आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो आपके डिस्काउंट रिसीव्ड है। और कैश अकाउंट आप दे रहे हो, आप पैसे दे रहे हो ना, 5,600 तो आप दे ही रहे हो। तो ये है कैश व्हाट गोज़ आउट, ये बिज़नेस से आप जा रहे हैं बाहर, तो इसलिए ये क्रेडिट हो गई कि डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो इसकी ट्रांज़ैक्शन बनाते हैं, दया डेबिट होगा, यस दया डेबिट होगा, दया अकाउंट डेबिट टू कैश, आप कैश दिया आपने, तो आप कैश क्रेडिट करोगे। और क्या डिस्काउंट भी तो मिला आपको, यस। और ये सब क्या है? ये कैश डिस्काउंट है। कैसे कैश डिस्काउंट है? क्योंकि आपने जैसे दया को पैसे दिए, तब आपको डिस्काउंट मिला ये, इसलिए ये कैश डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है कि अलाउड है? ऑफ कोर्स ये रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है। तो दया को आपको 6,000 देने थे, लेकिन आपने 5,600 ही दिए और 4,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया। वाओ! ग्रेट, समझे आप? अब मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ कि मैंने बताया था ना कि एट लीस्ट 1 डेबिट और 1 क्रेडिट तो होना ही चाहिए। देखो, यहाँ पे 1 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। तो इसे हम सिंपल ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो 2, 1 से ज़्यादा डेबिट है और 1 क्रेडिट है या फिर 1 से ज़्यादा क्रेडिट है। तो इसे हम कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। जहाँ पे 1 से ज़्यादा डेबिट या 1 से ज़्यादा क्रेडिट हो। तो ये भी डुअल एस्पेक्ट को फॉलो कर ही रहा है, क्योंकि एट लीस्ट 1 डेबिट और 1 क्रेडिट तो है ही ना। 1 डेबिट और 1 क्रेडिट तो है। तो ये भी डबल सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और देखो अमाउंट भी तो इक्वल है, डुअल एस्पेक्ट भी फॉलो कर रहा है। ये भी 10,000 ऐड कर रहा है, ये भी 10,000 ऐड हो रहा है। देखो, ये सिस्टम है। तो आप जैसे समझ के पढ़ोगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट होगा और उतना ही आपको मज़ा आएगा। तो अब वाली है लास्ट ट्रांज़ैक्शन है, पेड 5,600 टू डॉक्टर सोलंकी ऑन हिज अकाउंट फॉर 6,000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से फुल सेटलमेंट का वर्ड नहीं हुआ, ऑन हिज अकाउंट यूज़ हुआ है। मतलब कि आपने उसे 5,600 रुपीज़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि भाई डिस्काउंट दे मुझे डॉक्टर सोलंकी। नहीं, आपने ऐसा नहीं बोला। आपने ऐसे ही बोला कि देख मैं अभी 5,600 दे रहा हूँ, बाकी के जो 400 रुपए है ना, वो यार भाई अभी मेरे पास नहीं है, अब मैं एसीपी हूँ, तो मैं बाद में दूँगा तुझे। मैं थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेट करूँगा, 1-2 केस सॉल्व करूँगा और फिर तुझे पैसे दे दूँगा। आपने ऐसा बोला। तो यही डिफरेंस है, ये मैं बताना चाहता हूँ। फुल सेटलमेंट जब आता है तब आप डिस्काउंट अवेल करते हो, डिस्काउंट देते हो या रिसीव करते हो। और जब ऑन हिज अकाउंट आता है ना, उसका मतलब ये है कि आपने उतने पैसे दिए हैं और जो बाकी के जो लेफ्ट ओवर है ना, वो भी आप दोगे, लेकिन वो आप बाद में दोगे।
सिंपल है, क्लियर? तो अब इस केस में क्या है कि आप डॉक्टर सोलंकी को पैसे दे रहे हो, मतलब डॉक्टर सोलंकी रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। इस केस में 4th नंबर पे डॉक्टर का अकाउंट डेबिट होगा और आपने उसे पैसे दिए ना, तो कैश व्हाट गोज़ आउट ऑफ द बिज़नेस है, टू कैश। नरेशन आपको अगेन लिखना है पूरा, वरना उसके मार्क्स कट सकते हैं आपको। यहाँ पे 6000 नहीं आएँगे, क्योंकि हाँ, माना कि 6000 पड़े हैं, लेकिन आपने क्या बोला कि देखो अभी आपके अकाउंट से सिर्फ 5600 डालो, बाद के जो 400 है वो मैं बाद में दूँगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे 6000 डाल रहे हो, फिर आपकी मैच नहीं होती। अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 6000 डाले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 6000 बन रहा था। अगर मैं यहाँ पे 6000 डाल देता और यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 5600 ही दिया है और मैं डिस्काउंट भी नहीं माँगा, तो ये मैच नहीं होता ना। इसलिए डॉक्टर सालुंकी के भी अकाउंट में 5600 ही आ रहे हैं, बाकी के 400 जैसे मैं पे करूँगा वैसे आएँगे, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं अवेल हो रहा। अब फाइनल में टोटलिंग होगी, तो टोटलिंग कितनी बन रही है? 10,000, 19,500, 15,500, 20,500, 21,100, 21,100 आ रहा है सबका? अगर कोई भी गलती है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ बता देना, क्योंकि अब मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे से भी गलती हो ही सकती है ऑफ़ कोर्स। और हाँ, मैंने क्या बताया था कि डबल स्लैश डालना ज़रूरी है, क्योंकि वो बताता है कि ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने बताया था कि मैं आपका क्वेश्चन भी लाया हूँ, क्योंकि मैं आपका पूरा जर्नल का जो फाउंडेशन है ना, जो फाउंडेशन चैप्टर है, वो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर देना चाहता हूँ कि आगे कोई भी चैप्टर आए, आप चुटकी में उसे खत्म कर दो। ओके, अब है जर्नलाइज़ द फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन इन द बुक्स ऑफ आलिया। आलिया की बुक्स में हमें जर्नलाइज़ करना है। तो सबसे पहला है जान फर्स्ट है परचेज़ गुड्स फ्रॉम रणबीर ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। देखो, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब ये जो फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि आलिया रणबीर के पास गई, उसने बोला कि रणबीर मुझे सामान दे भाई, शौहर मेरे। तो रणबीर ने आलिया को सामान दिया। अब आलिया ने बोला कि यार अब मैं 50,000 का सामान ले रही हूँ, कुछ तो डिस्काउंट दे, इतनी कंजूसी तो मत कर। तो रणबीर ने क्या किया कि रणबीर ने बोला चल ठीक है, 15% का तो डिस्काउंट ले ले। अब ये डिस्काउंट कैसे कैंसल होगा, ये हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, ये पहले इरेज़ कर देता हूँ मैं। आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएँगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि रणबीर से परचेज़ किया, ठीक है? तो आप आलिया के ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, आप आलिया के अकाउंटेंट हैं, रणबीर के नहीं। तो आपने परचेज़ कितने का 5,000 की गुड्स थे। उसपे से ट्रेड डिस्काउंट आपको मिला 15%। आपको 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला, मतलब आपको डिस्काउंट मिला। आप उसने बोला कि चल ठीक है 15% कम देना। तो परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं कि आप 50,000 को लिखोगे, जो अमाउंट है, फिर उसमें से आप 15 जो परसेंटेज है, उसको डिवाइड करोगे 100 के साथ। तो आप कैंसल करके फाइनल आंसर फाइंड करोगे। तो 7,500 रुपीज़, यस 7,500 रुपीज़ है। तो 7,500 रुपीज़ यहाँ पे आप लिखोगे। अब ये बताओ कि आपको 7,500 रुपीज़ कम में देने हैं ना पैसे, आपको कम देने हैं, तो इसलिए ये सब्ट्रैक्ट होगा। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होता है। तो आपको कितने देने, नेट अमाउंट है आपका 42,500, मतलब आपको 42,105,000 देने हैं इन केस ऑफ गुड्स फॉर 50,000। समझे आप? तो आप है ना ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करते, जैसे आप कैश डिस्काउंट करते हैं ना कि डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, ये आप सब मेंशन नहीं करते हैं। आप डायरेक्ट जो अमाउंट है उसमें से डिडक्ट करके ही वो वैल्यू लिखते हो। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। जान 1, आपने परचेज़ किया सामान, तो गुड्स आपके बिज़नेस के अंदर आए, तो इसलिए वो व्हाट कम्स इन डेबिट हो रहा है, तो परचेज़ होगा डेबिट। और आपने रणबीर नाम दिया है, देखो रणबीर नाम है इसलिए ये क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन है। कैश मेंशन नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन है टू रणबीर। और इस केस में ये जो डिस्काउंट है, ये क्लियर है कि ये क्रेडिट डिस्काउंट है। ये कैश डिस्काउंट क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने कैश दिया ही नहीं है। ये तो क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन है ना। अगर मैंने क्या बोला कि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है आपको जब आप कैश पे कर रहे हो। यहाँ पे तो कैश पे ही नहीं कर रही आलिया, तो पैसे डिस्काउंट मिलेगा क्या उसे? तो मैंने क्या दिया था अमाउंट, 15% डिडक्ट कर दे 42,500 की। तो यहाँ पे अमाउंट आपको पता चल जाएगा
कि अमाउंट है आपका 42,500 और यहाँ पे भी है 42,500। तो इतने सामान का आपने परचेज किया और इतना आपको देना है रणबीर को। कितने पैसे देने हैं आपको? 42,500, 50,000 नहीं देने, क्योंकि उसने आपको डिस्काउंट भी तो दिया ना। अब है रिटर्न्ड गुड्स टू रणबीर ऑफ द लिस्ट प्राइस 2000 बीइंग डिफेक्टिव। अब ये समझना, ये जो 50,000 का आपने सामान खरीदा था, है कि नहीं? उसमें से 2000 का जो सामान है, वो खराब था। तो उसने आपको रिटर्न कर दिया। आपने ये परचेज़ रिटर्न हो गया। मैंने क्या बताया था परचेज़ रिटर्न कि आपने रणबीर से सामान परचेज़ किया और आपने रिटर्न कर दिया। अब तो परचेज़ रिटर्न की एंट्री पास होगी। ये गुड्स है, आपके पास गुड्स है, तो गुड्स व्हाट गोज़ आउट है। गुड्स व्हाट गोज़ आउट है, तो क्या होता है? डेबिट व्हाट गोज़ आउट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ऑफ कोर्स डेबिट तो व्हाट कम्स इन है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो रणबीर अकाउंट डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि रणबीर रिसीवर है इसमें। तो रणबीर अकाउंट डेबिट, क्योंकि रणबीर रिसीवर है, टू परचेज़ रिटर्न, क्योंकि गुड्स क्रेडिट होंगे और गुड्स का क्या नाम आएगा इसका इस टाइम पे? इस टाइम पे प्रॉक्सी नाम है उसका परचेज़ रिटर्न। टू परचेज़ रिटर्न, ये कौन से डेट पे है? ओह! 4 दिन बाद उसे पता चला। बहुत टाइम लगा दिया। पर ठीक है, अब दोनों घर में भी साथ में हैं तो फिर चलता है। अब बात है अमाउंट। अमाउंट क्या मैं 2000 लगाऊँगा? क्या 2000 लगाऊँगा? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि रिटर्न गुड्स फॉर 2000। नहीं, अगर आपका आंसर येस था तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि यार आपने जब परचेज़ किया तब तो आपने डिस्काउंट लिया। अब जो रिटर्न है वो भी तो आप डिस्काउंटेड ही रिटर्न करोगे ना। ये जो 2000 का जो सामान है वो 50,000 में से था। ये 42,000 में से नहीं था। तो आपने जो रिटर्न किया ना सामान, ये जो 2000 आपने रिटर्न किया, उसपे भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। कॉम्प्लिकेटेड है ना? देखो, आपने सामान खरीदा, तब तो आपने डिस्काउंट बराबर लिया। तो मतलब आपका जो सामान था वो डिस्काउंटेड सामान आपने खरीदा। अब आप जब रिटर्न कर रहे हो, तो आप फुल प्राइस पे क्यों सामान रिटर्न करोगे? मान लो आपके पूरे के पूरे सामान खराब थे, तो क्या 50,000 देगा रणबीर आपको फिर से? नहीं, वो आपको 50,000 क्यों देगा? वो तो सिर्फ़ आपको 42,500 देगा ना, कि आपने भी तो इतने दिए थे उसको, है कि नहीं? और इस केस में पूरे सामान नहीं ले रहा वो, अब सिर्फ़ 2,000 का सामान खराब था, तो आप ₹2,000 जितना सामान रिटर्न कर रहे हो, तो इसलिए इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट लगता है। तो इस पे सेम 15% ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, तो इसका अमाउंट आएगा 30 300 ₹300 ₹300 माइनस करना है आपको। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 1700। मतलब कि आपने ₹2000 जितना सामान नहीं दिया उसको वापस। आपने सिर्फ़ 1700 जितना सामान उसको वापस किया है। समझे? ये है अकाउंटिंग। अब रियल अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें आप ये नरेशन कैसे लिखोगे? बीइंग गुड्स रिटर्न टू रणबीर, सिंपल इतना ही आपको नरेशन लिखना है। और ये आंसर नंबर क्या है? 4 है, 4th क्वेश्चन आंसर है। तो ये 4th आंसर है। अब है पेड कैश टू रणबीर 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये समझना, ये पूरी एक स्टोरी लाइन चल रही है। ये पूरी आलिया की लाइफ स्टोरी चल रही है, ठीक है? तो उसने सामान खरीदा, कितना खरीदा? 42,500 का सामान खरीदा। उसमें से उसने 1,700 का सामान तो रिटर्न कर दिया वे वापस, और अब वो पेमेंट कर रही है 40,000। तो अब बताओ कि बैलेंस कितना है? देखो, 42,000 का सामान खरीदा, सही है सर, 42,000 का सामान खरीदा। उसमें से उसने 1,700 का तो रिटर्न कर दिया, मतलब माइनस करो इतने 42,000 थोड़ी देने हैं, उसने तो और सामान रिटर्न कर दिया ना, तो पूरे पैसे क्यों देंगे वो? तो अब कितने सामान बचा? सामान बचा है 40,800 का, है कि नहीं? 40,800 बचा है सामान में। हाँ, 40,800 अब देना है आलिया को, रणबीर को पैसे देने हैं ना 40,800, क्योंकि अभी तक जो भी है तो क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन हुई है। अब 40,800 में से क्या हुआ कि उसने रणबीर को कैश दिए 40,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है कि मैं 40,000 दूँगी, उससे ऊपर ₹1 नहीं दूँगी, तो तू मुझे डिस्काउंट दे। समझे आप? फुल सेटलमेंट आ गया मतलब वो डिस्काउंट माँग रही है। तो उसने 40,000 पे कर रही है ना वो, 40,000 तो वो पे कर रही है। तो कितने का डिस्काउंट माँग रही है? कितना बैलेंस है? 800 बैलेंस है ना? तो ₹800 का वो डिस्काउंट माँग रही है। समझे आप? क्लियर है अभी? तो 15 जनवरी को वो पे कर रही है, मतलब कैश जो है, कैश व्हाट गोज़ आउट हो रही है। तो रणबीर रिसीव कर रहा है। रणबीर पैसे रिसीव कर रहा है ना, तो रणबीर रिसीवर है। तो रणबीर अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि रणबीर रिसीवर है।
अब रणवीर रिसीवर है और रणवीर को कितने मिल रहे हैं? रणवीर को तो पूरे 40,800 मिलने चाहिए, है कि नहीं? लेकिन आलिया कितने दे रही है? 2 कैश। अब आलिया के बिज़नेस से कैश जाएगा तो व्हाट गोज़ आउट, तो क्रेडिट होगा वो। वो तो सिर्फ 40,000 देने को तैयार है। बाकी का क्या है? बाकी का डिस्काउंट है, करेक्ट। वो पेमेंट के टाइम पे जो रिसीव हो रहा है वो डिस्काउंट। अब ये कौन-सा डिस्काउंट है बताओ? ये डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है? ऑफ कोर्स ये डिस्काउंट रिसीव्ड है क्योंकि आपको मिल रहा है ना डिस्काउंट, आपका प्रॉफिट है ये और ये आपका प्रॉफिट है इसलिए ये क्रेडिट भी हो रहा है और 800 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है। 800 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला रणवीर से। आपने 40,000 फुल सेटलमेंट में पेमेंट किया और 800 जो बैलेंस था वो आपको रणवीर ने डिस्काउंट दे दिया। अब है परचेज़ गुड्स फ्रॉम राहा फॉर द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपने राहा से गुड्स परचेज़ किए 60,000 के और आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। इसका क्या मतलब है कि इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपने रा ये तो इसको ये स्टोरी अलग है तो इसको मैं अलग पेज पे लिखता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो आपने राहा से परचेज़ किया, तो राहा से आपने 60,000 का सामान परचेज़ किया और आपने बोला कि यार राहा 60,000 का ले रही हूँ मैं, तो अब थोड़ा-सा तो डिस्काउंट दे तू। तो राहा ने बोला चल ठीक है, मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट देती हूँ 10%। अब 60,000 का 10% कितना है? 6,000। तो 6,000 आपको कम देने हैं, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट होगा। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ये आप याद रखना। तो आपको कितने देने हैं? आपको सिर्फ 45,000 का आपने गुड्स परचेज़ किया और आपको 45,000 देने हैं। तो अब इसकी जर्नलाइज़ कैसे होगी? क्या डेट है? 21 जनवरी, जैन 21 आपने गुड्स परचेज़ किए राहा से और पैसे आपने नहीं दिए। तो राहा अकाउंट आपकी सॉरी आपने गुड्स परचेज़ किए राहा से, मतलब कि गुड्स व्हाट कम्स इन है, तो अपने परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा आपका। गुड्स आपके अंदर आ रहे हैं ना, तो गुड्स कौन-सा नाम आएगा? परचेज़ का नाम आएगा। तो परचेज़ आप कितने कर रहे हो? 50 54,000 का परचेज़ कर रहे हो, है कि नहीं? आपको डिस्काउंट भी तो मिला था टू राहा, क्यों? क्योंकि राहा गिवर है आपको। अगर राहा आपकी गिवर है, तो राहा का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि वो गिवर है ना आपकी। इसका भी आपको नरेशन लिखना है इस ट्रांज़ैक्शन का। ऐसे लिख देना बीइंग गुड्स परचेज़ फ्रॉम राहा, सिंपल नरेशन बीइंग लिखा के पूरा क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट कर देना। अब एकदम ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा-सा मीनिंग भी निकालना उसका। अब है रिटर्न गुड्स टू राहा ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000 बीइंग सेम जैसे रणबीर के साथ हुआ था, वैसे ही हमने सेम किया राहा के साथ। राहा के साथ क्या हुआ कि 5,000 की गुड्स आपने बोला कि यार रहा ये 5,000 की गुड्स तो डिफेक्टिव है। तो उसने बोला चलो ठीक है, रिटर्न कर दो। तो आपने जो परचेज़ रिटर्न की, तो क्या वो पूरे 5,000 के करोगे आप? पूरा 5,000 थोड़ी आएगा, आपने 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी तो लिया था। आप समझे ना? देखो, ये समझो कि अगर आपको पूरे सामान डिफेक्टिव होते हैं, तो आप जब रिटर्न करते, तो आप 60,000 अमाउंट लिखते हैं। 60,000 कैसे लिखोगे? अगर आपने सामान ही 54,000 का परचेज़ किया है, तो 60,000 कैसे लिख रहे हो? इसीलिए आपने ट्रेड डिस्काउंट अगर परचेज़ के टाइम पे अवेल किया है, तो आपको जब रिटर्न कर रहे हो तब भी आप ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे। तो इस 50,000 पे आप ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे। 50,000 पे जब 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, तो अमाउंट ये 500 आएगा और नेट अमाउंट आएगा 4,500। मतलब कि आपने जो गुड्स रिटर्न किए हैं, वो सिर्फ 4,500 रुपीज़ के। उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं जैन 25 में राहा जो है, वो डेबिट हो रही है क्योंकि वो रिसीव कर रही है आपका जो सामान है, वो आप उसे दे रहे हो ना, तो आप रिसीव कर रही है टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट और यहाँ पे कितना सामान 5,000 नहीं, सिर्फ 4,500 सिर्फ 4,500 रुपीज़ है जो वो फिर से रिसीव कर रही है। पूरे 5,000 रिसीव नहीं कर रही क्योंकि आपने पहले ट्रेड डिस्काउंट लिया था और वो ट्रेड डिस्काउंट अभी भी लगेगा। ओके? अब लास्ट है पेड कैश टू राहा 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। ये हिज़ नहीं हर होगा, बट ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि राहा जो है, तो राहा को अब वो पेमेंट कर रही है। आलिया जी राहा को पेमेंट कर रही है 49,000। अब 54,000 का सामान खरीदा था,
उसमें से 45,000 डिफेक्टिव थे, 4500, तो उसने भी रिटर्न कर दिए। तो अब कितना सामान बचा? उसके पास है 49,500 का सामान। अब अब क्या है कि आलिया जी 49,000 का पेमेंट कर रही है और डिस्काउंट कितना बचा? 500 का वो डिस्काउंट माँग रही है। क्या लिखा है यहाँ पे? फुल सेटलमेंट। इतना पैसा दूँगी, इससे ज़्यादा मैं 1 रुपया नहीं दूँगी। लेना है तो ले, वरना मत ले। इतना है। तो 49,000 दिया, तो इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में कैश बिज़नेस से जा रहा है। तो कैश व्हाट गोज़ आउट है कि नहीं? और राहा रिसीवर है, तो राहा अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट रिसीव हो रही है। और राहा क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे कितना मिलना चाहिए? राहा एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे 49,500 मिलना चाहिए। लेकिन आलिया जी कितना क्या दे रही है उन्हें? कैश। आपको ये देखना, जब अमाउंट लगा रहे हो ना, तब आप ये देखो कि वो पर्सन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। अब राहा क्या एक्सपेक्ट कर रही है? राहा तो ये एक्सपेक्ट कर रही है ना कि मुझे पूरे पैसे मिलेंगे। उसे थोड़ी पता है कि वो डिस्काउंट माँग देगी पहले से। लेकिन आपने तो एंट्री जैसे ही सेल होती है वैसे कर लेते हो आप। जैसे ही आप पैसे देने जाते हो तब आप एंट्री पास कर लेते हो। आप अकाउंटेंट, सीसीटीवी आप देख रहे हो सब चीज़। जैसे ही ट्रांज़ैक्शन हो रही है आप अकाउंट एंट्री पास कर रहे हो। तो इसीलिए जो अमाउंट है राहा का वो 49,500 आएगा। अब आपने आलिया जी कितना कैश देने को तैयार है? वो बोल रही है कि मैं तो सिर्फ 49,000 जितना कैश दूँगी, उससे ज़्यादा तो मैं कैश नहीं दूँगी। और रिटर्न में वो माँग रही है डिस्काउंट। ये फुल सेटलमेंट है ना, तो कितना डिस्काउंट है? और ये डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड है? करेक्ट, ये डिस्काउंट अलाउड है। सॉरी, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों है? क्योंकि डिस्काउंट आपको मिल रहा है ना, आपको मिल रहा है डिस्काउंट, राहा जी आपको दे रही है डिस्काउंट। तो इसमें 500 रुपीज़ आ गया। अब देखो, जो डेबिट का अमाउंट है वही क्रेडिट का टोटल बन रहा है। जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल बन रहा है। डुअल एस्पेक्ट भी फॉलो हो रहा है। और इसकी डेट क्या थी? आई थिंक 30 जून थी ना? 30 जैन, 31st जैन। ओके, 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 ओके। क्लियर है अभी तक सब चीज़? अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो या फिर कोई भी आपको लगा हो कि मुझे समझ नहीं पड़ा, तो आप मुझे पर्सनली वो क्वेश्चन भेज सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हो टाइम स्टैम्प के साथ। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और अगर आपकी जो सीरियसनेस है ना, उसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये सीरियसनेस ही आपको आगे लाइफ में बढ़ाएगा। यही सीरियसनेस आपको आपको अभी वैल्यू नहीं होगी ये सीरियसनेस की। लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, जैसे कि आप सीए अगर दोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सीरियसनेस आप अभी दिखा रहे हो ना, वो आपको आगे कितनी काम आएगी। वो आपका एक पूरा एक आइडेंटिटी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी डिफाइन करेगा। सो वेरी गुड। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जर्नलाइज़ द फॉलोइंग ट्रांज़ैक्शन इन द बुक्स ऑफ अल्लू अर्जुन। वॉव! अल्लू अर्जुन। तो May 5 क्या हो रहा है कि bought goods for cash, list price of 80,000 at 10% date discount and 2% cash discount। अब ये समझो, इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्या हो रहा है कि अल्लू अर्जुन जो है वो गए, उन्होंने 80,000 का सामान खरीदने के लिए सोचा। 80,000 का सामान खरीदा तो उसने बोला उन्होंने बोला कि 80,000 का मैं सामान ले रहा हूँ तो कुछ डिस्काउंट तो दे। उसने बोला कि चल ठीक है, मैं तुझे ट्रेड डिस्काउंट देता हूँ 10% का। तो 8,000 का डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो कितना बचा अमाउंट? 72,000 बचा। अमाउंट 72,000 बचा। फिर वो बोलते हैं कि जो सेलर है वो बोलते हैं अल्लू अर्जुन को कि अगर तू मुझे पूरा पेमेंट अभी देगा, तो मैं तुझे 2% कैश डिस्काउंट भी दूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है यार, पेमेंट दे देता हूँ मैं, अभी तो मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो उसको 2% और डिस्काउंट मिला, है कि नहीं? उसको 2% और डिस्काउंट मिला, तो अब क्या है, उसको 14 था अब 1440 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिला। ये कैश डिस्काउंट है। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट नोट होता है, पहले ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट होता है, पहले डेट डिस्काउंट डिडक्टेड होता है और उसके बाद कैश डिस्काउंट डिडक्ट होता है। तो ये कैश डिस्काउंट है और ये ट्रेड डिस्काउंट है, आपको पता ही है। तो फाइनल अमाउंट क्या पे हो रहा है? फाइनल अमाउंट पे हो रहा है 6 6 आ जाएगा 70,660 रुपीज़ पे करेंगे वो फाइनली। तो इसकी अब जर्नल कैसे करोगे आप? ये लगाते हैं आप। व्हाट्स गुड ओके। ये आंसर नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 5 है, तो आंसर नंबर भी ये 5 ही होगा।
आंसर नंबर 5 क्या कह रहा है कि मई 5 को परचेज किया आपने सामान, और यहाँ पे ना ही किसका नाम है, ना ही लिखा है कि कैश है या फिर क्रेडिट है, तो आप मानोगे कि ये कैश ट्रांज़ैक्शन है, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कि पेमेंट हो रहा है तभी कैश डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैश अकाउंट, और कैश डिस्काउंट है मेंशन, मतलब आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आप परचेज़ कर रहे हो तो परचेज़ के टाइम पे डिस्काउंट रिसीव होता है आपको हमेशा। अगर आपको रट्टा मारना है तो ये मार सकते हो, वरना आप ये समझ सकते हो कि आप सामान परचेज़ कर रहे हो, 80,000 का सामान है, ठीक है? आपको वो बस आपको मात्र 70,660 में पड़ा। तो है कि नहीं, है डिस्काउंट मिल रहा है ना आपको, 1440 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिला आपको। तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, समझे आप? ये डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि ये आपकी इनकम है, आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको 1440 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब अमाउंट क्या आएगा कि आप देखो कि आप कैश कितना पे कर रहे हो। आप कैश तो बस ये जो फाइनल अमाउंट है इतना ही पे करोगे कैश, है कि नहीं? करेक्ट? तो 70,000 क्या है? 70,660 70,660 ये अमाउंट है जो कि आप पे करोगे। ये आप अमाउंट पे कर रहे हो, कैश क्यों क्रेडिट हो रही है? क्योंकि कैश व्हाट गोज़ आउट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। और आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? आपको डिस्काउंट मिल रहा है 1440 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और आप परचेज़ कितने का कर रहे हो? देखो, आपको परचेज़ तो आप कितने का कर रहे हो ना, 72,000 का कर रहे हो आप। आप 70,000 तो दोगे क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट मिला। बट आप परचेज़ तो 72,000 का कर रहे हो ना, डिस्काउंट के बाद, ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो इसलिए परचेज़ आपका आएगा 72,000, और अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये भी आपका, ये 3 आएगा। यस, ये 3 आएगा। तो 1340 रुपीज़ का आपको क्या डिस्काउंट रिसीव्ड है। के लिए आपको 72,000 ही बनाएगा एट द एंड। ये पहली ट्रांज़ैक्शन हो गई। ये देखो, ये भी कॉम्प्लेक्स ट्रांज़ैक्शन है क्योंकि इसमें दो, एक से ज़्यादा डेबिट या फिर क्रेडिट है। देखो, इसमें 2 क्रेडिट है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स एंट्री है। अब मे 12 को क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में सामान बेचा, पहले से बता दिया। लिस्ट प्राइस 1000 ये 1 लाख रुपीज़ का था, और आपने 15% ट्रेड डिस्काउंट दिया और 3% कैश डिस्काउंट। मतलब कि अब आपने सामान बेचा, आपने बेचा, तो आपने जिसको बेचा, आपके कस्टमर ने बोला कि यार भैया 1 लाख का सामान ले रहे हैं, थोड़ा तो डिस्काउंट दो यार। तो आपने कहा कि चल ठीक है, हम तुम्हें 15% का डिस्काउंट देंगे। और फिर उसने बोला कि और आपने बोला कि अगर आप अभी पूरा पेमेंट कर लेते हो, तो मैं आपको 2% डिस्काउंट भी दे दूँगा, कैश डिस्काउंट। तो वो खुश हो गए, फिर चलो ठीक है। तो उन्होंने पेमेंट दिया और आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि ये नॉर्मली अब अभी तक हम परचेज़ का केस करता है। तो ये मैं आपको केस समझाता हूँ। जो सेकंड केस है, उसमें आप सामान सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको आपको मिलने चाहिए डिस्काउंट के बाद, आपको डिस्काउंट के बाद मिलने चाहिए अराउंड 15 85,000 आपको मिलने चाहिए, है कि नहीं? लेकिन फिर से कस्टमर ने बोला कि मैं पूरा पेमेंट दे रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा-सा डिस्काउंट दो। तो आपने बोला चल ठीक है, हम कैश डिस्काउंट देते हैं तुझे। तो और कैश डिस्काउंट 3% का कैश डिस्काउंट के बाद अमाउंट जो है वो हुआ 2540 रुपीज़ का और डिस्काउंट देना पड़ा आपको। तो जो अमाउंट है वो हुआ 82,550। अब बताओ, आपको 85,000 मिलने चाहिए थे, आपको मिले 82,550। आपका नुकसान है या फिर प्रॉफिट? ऑफ कोर्स आपका नुकसान है यार, आपको कम पैसे मिले, आपको ज़्यादा मिलने चाहिए थे। तो ये डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड? ये डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि आप उसे दे रहे हो, और दे रहे हो इसलिए ये डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है। क्लियर है, समझे? तो मे 12 की ट्रांज़ैक्शन क्या होगी कि कैश के लिए सेल कर रहे हो आप, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश व्हाट कम्स इन है, आपके बिज़नेस में कैश आएगा। आपने सेल की नहीं, आपने आपने डिस्काउंट अलाउ किया। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डिस्काउंट अलाउड का, आप फुल फॉर्म में लिखना। डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट है, क्यों? क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है।
वो आपका एक एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। आपको कितना अमाउंट मिलना चाहिए था? आपको 85,000 मिलने चाहिए थे और आपको मिले कितने? कम मिले आपको कितना? 2500 2250 का आपको डिस्काउंट देना पड़ा। 2550 का 2000 लिख लेता हूँ मैं। 2550 का आपको फिर से आपको डिस्काउंट देना पड़ा। ये नुकसान था क्योंकि वो पूरा पेमेंट कर रहा है और आपको कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन है, इसलिए हमने डिस्काउंट दिया। तो ये डेबिट होगा, है कि नहीं? और अब होगा क्रेडिट, जो कि आपकी सेल है, गुड्स आपके बिज़नेस से बाहर जा रहे हैं, तो वो क्रेडिट होगा, है कि नहीं? तो इसका फाइनल आंसर क्या है कि देखो, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे मैंने क्या गलती की कि मैंने कैश 85,000 लिखे। क्या? क्या मेरे पास कैश 85,000 आए? ऑफ कोर्स नॉट। मेरे पास तो कैश सिर्फ 82,550 रुपीज़ आए हैं। इतने ही तो कैश आए मेरे पास 85,000 कैश थोड़ी आए। क्योंकि मुझे कस्टमर बस इतने ही तो देगा क्योंकि मैंने उसको उसको इतना सारा डिस्काउंट दिया है। तो इसलिए कैश जो रिसीव हो रहा है मुझे, वो अमाउंट लिखना है मुझे। तो मुझे बस 82,550 रुपीज़ ही रिसीव होंगे। 82,550 रुपीज़ ही रिसीव होंगे। बाकी के जो पैसे हैं, वो मैं डिस्काउंट दे दिए और जो फाइनल अमाउंट है, वो है 82 80,000 85,000 का मैंने सेल किया। क्योंकि इनिशियली जो मेरी सेल थी, वो 1 लाख की थी, उसपे मैंने डिस्काउंट दिया। तो मेरी जो सेल थी, वो 85,000 की रह गई, है कि नहीं? 85,000 तक की मेरी सेल थी। तो अब 85,000 जो है, उसमें से मुझे कैश डिस्काउंट भी दिया मैंने, तो वो मेरा और नुकसान था। तो मुझे जो कैश आया, मेरे हाथ में जो कैश आया, वो मुझे बस 82,550 रुपीज़ का कैश आया और मैंने जो डिस्काउंट दिया, वो ये था और उसको सम अप करके मैंने इतनी की सेल की। क्लियर है अब? समझ आ रहा है आपको? तो अगला ट्रांज़ैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू रामचरण। वाह! लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो अब ये समझते हैं अपन, ये मैं इसको थोड़ा-सा अलग कलर से लिखता हूँ। अब रामचरण के पास हमने सामान बेचा रामचरण को, ठीक है? 50,000 का था सामान, रामचरण जी ने बोला कि यार अल्लू भाई तुम तो हमारे अच्छे दोस्त हो, तो अच्छा डिस्काउंट दो। हमने उसे 20% तक का ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है? हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ये 10,000 ऐड अप होता है और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ऑफ कोर्स मैंने बताया था। तो ये 40,000 का सामान है, ठीक है? 40,000 का सामान है, तो सोल्ड गोज़ टू रामचरण, ओके। तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? डेट क्या है? 19 मई, वाओ! मई 19, मई 19 को क्या हो रहा है कि हमने सामान बेचा रामचरण को, तो रामचरण ने हमें पैसे तो दिए नहीं क्योंकि बताया ही नहीं कहीं पे और नाम दिया है। ऑफ कोर्स ये क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन है, तो रामचरण डेबिट टू सेल, क्योंकि हमने सेल की। अब क्या अमाउंट लगाएँगे? 50,000? नहीं, 40,000। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस भी तो करेंगे। हमने उसे डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट लेगा और वो सब्ट्रैक्ट होगा। अब आप नरेशन लिखना कि बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामचरण, ठीक है? वो आपका काम है। अब 19th में है, 23rd में। नेक्स्ट क्या है? रामचरण रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। ओके। अब क्या हुआ कि उसने जो ये सामान खरीदा ना 40,000, ये क्वेश्चन ये जो है ना सेकंड वाला, मतलब ये वाला पार्ट 1/4 गुड्स, इसे हम 2 टाइप से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या है कि पहला आप नॉर्मली अपन ने जो पहले किया था उससे डिफरेंट है। आप 1/4 गुड्स ऑफ द अबव, मतलब ये जो है इसका 1/4 उससे रिटर्न किया। मतलब उसने 10,000 रुपीज़ वर्थ गुड रिटर्न किया। अब इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करोगे फिर से, क्योंकि ये ऑलरेडी जो अमाउंट है 40,000 वो ट्रेड डिस्काउंट लेस किया हुआ अमाउंट है। इसके अलावा आप क्या कर सकते थे कि नॉर्मली जैसे अपने पहले क्वेश्चन में भी किया था, ये 50,000 है, इसका आप 1/4 निकाल रहे हो क्योंकि 1/4 रिटर्न किया, तो ये आएगा कुछ 1220 12500 आएगा ये, ठीक है? अब इसका अगर आप जो ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो अगर आप इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालोगे तो ये 2500 आएगा और फाइनल अमाउंट 10,000 ही आएगा। समझे आप? तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप जो फाइनल जो ट्रेड डिस्काउंटेड अमाउंट है उसका 1/4 निकाल रहे हो, या फिर आप वो पूरे जो अमाउंट है उसमें से आप निकाल रहे हो और फिर उसमें आप ट्रेड डिस्काउंट लेस कर रहे हो, जो 20% है, तो भी आपको सेम आंसर ही आएगा। देखो दोनों में सेम आंसर ही है। समझे आप? तो 1/4 रिटर्न किया उसने गुड, तो ये कौन सी रिटर्न है? गुड्स क्या है कि फिर से आ रहा है, व्हाट कम्स इन है ये, तो गुड्स डेबिट होंगे। अब गुड्स कौन से नाम से डेबिट होंगे? तो गुड्स सेल्स रिटर्न के नाम से डेबिट होंगे।
क्योंकि हमने सेल की और फिर से रामचरण जी को नहीं पसंद आए तो उसने हमें दे दिए फिर से। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा टू, कौन सी डेट है, डेट देख लेते हैं यार पहले, 23rd में। ओके, मई 23rd है। हमने कैश डिस्काउंट तो दिया नहीं तो कुछ आएगा नहीं, और रामचरण आ जाएगा क्योंकि वो गिवर है तो क्रेडिट होगा। कितना, 10,000 से 10,000 वर्थ गुड्स दिए, 1/4 जो है वो 10,000 ही बनाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप इसका नरेशन लिख लेना, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम रामचरण, रिसीव्ड बीइंग डिफेक्टिव गुड रिसीव फ्रॉम रामचरण, ऐसा लगा देना आप, ठीक है। अब मई 28 को क्या हो रहा है कि रामचरण सेटल द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 5%। अब रामचरण का नेट प्लेबल क्या है, 40,000 के गुड्स खरीदे थे और 10,000 के उसे वापस कर दिए, तो उसे 30,000 वापस देना है हमें, 30,000 देना है ना उसे वापस हमें। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि यार वो पैसे दे रहे, तो बोले कि अब मैं पैसे दे रहा हूँ, थोड़ा सा और डिस्काउंट दो ना मुझे। तो हमने क्या किया कि हमने उसे 5% का डिस्काउंट दिया, और देखो कितने अच्छे मित्र है, 25% डिस्काउंट इन टोटल किसे कहते हैं। तो हमने और 5% का डिस्काउंट दिया, तो ये इसमें से और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1,500, मतलब कि हमने 28,500 ही देगा वो, हमें 28,500 ही देगा। बाकी के ये जो है ना कैश डिस्काउंट, ये क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा लॉस है, क्योंकि हमें तो 30,000 मिलने चाहिए, लेकिन हमें मिलेंगे बस 28,500, 28,500, तो ये तो कम मिले ना हमें, तो ये नुकसान है। इसलिए ये डिस्काउंट अलाउड है, कि हमने रामचरण ने जैसे बोला कि हमें और डिस्काउंट दो, तो हमने अलाउ किया कि चल ठीक है ले लो, तो समझे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी कि रामचरण हमें पैसे दे रहे हैं, तो कैश व्हाट कम्स इन है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। और कैश कितना आ रहा है, कैश तो बस 28,500 ही तो आ रहा है, उतने ही कैश दे रहे रामचरण, और हमने डिस्काउंट अलाउ भी किया उसे, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म ही लिखना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि हमने उसे अलाउ किया। कितना अलाउ किया, 2,500 रुपीज जितना डिस्काउंट अलाउ किया, नहीं 1,500, हमने बस 1,000 ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया हमने। ये क्या था, 28 था ये, और 2,000, सॉरी 1,500, फिर से मैंने 2,000 लिखा दिया, तो मैंने 1,500 जितना ही डिस्काउंट उतने अलाउ किया है, ये देखो 1,500। और रामचरण को हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कितना देंगे, कितना देना बाकी था उनको, जो गिवर है वो उनको था, है कि नहीं, 30,000 ही तो थे बाकी उनको, बट उन्होंने हमने उनको डिस्काउंट दिया, तो इससे उसका कम होगी वैल्यू। अब देखो जो डेबिट का अमाउंट टोटल है वही क्रेडिट का टोटल है, तो डुअल एस्पेक्ट भी मैच हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 30,000 लिखते हैं। अब इसका नरेशन आप लगा देना, और इसकी डेट क्या है, डेट देख लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि डेट और नहीं लिखेंगे तो चलेगा, डेट और फिर नरेशन नहीं लिखेंगे, लेकिन इनके भी मार्क्स होते हैं, और अपन नहीं लिखते तो वो मार्क्स डिडक्ट होते हैं बेसिकली। तो ये हो गया। अब 6th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें क्या है कि इसमें आपको प्राइस नहीं दी हुई, इसमें आपको दो प्राइस दी हुई है, एक सेल प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। अब आप याद रखना कि आप जो भी जब भी आप ट्रांजेक्शन पास करते हो ना, तो उसकी अमाउंट जो होती है ना वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे ही आप सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। सेल प्राइस क्या है, अभी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस मिलेगा, वो सब आपको नहीं देखना। जो कॉस्ट है, जहाँ पे जब आपने खरीदा वो जो प्राइस है, उसी प्राइस पे आप रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को, हर ट्रांजैक्शन को। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं इसे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे, और इसका यही मतलब होता है। तो आप ये जो ट्रांजैक्शन है, ये मैं क्वेश्चन क्यों लाया हूँ, क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ, और अमाउंट 2 टाइप पे दिया हुआ है। इसलिए आपको जो भी कॉस्ट का अमाउंट है ना, वही आपको रिकॉर्ड करना है। अब सबसे पहला है विथड्रॉन गुड फॉर पर्सनल यूज। ओके, मतलब आपने ड्राइंग्स की, आपने गुड्स जो है बिजनेसमैन रिसीव कर रहा है, बिजनेस से वो गुड्स रिसीव कर रहा है, इसलिए बिजनेसमैन डेबिट होगा, और बिजनेसमैन कौन से अकाउंट से आएगा, ड्राइंग्स के अकाउंट से, गुड। और वो क्या ले जा रहा है बिजनेसमैन, गुड्स, तो गुड्स क्या है, व्हाट गोज आउट, इसलिए गुड्स क्रेडिट होंगे, और गुड्स कौन से नाम से क्रेडिट होंगे, परचेस के। क्यों, क्योंकि आप कुछ बेच तो नहीं रहे हो ना, ये सेम वो चैरिटी वाला जो था वो वैसा ही है, आप कुछ बेच तो नहीं रहे हो, सेल तो नहीं होगा, क्रेडिट क्या होगा, सेल नहीं होगा, क्रेडिट, इसलिए परचेस क्रेडिट होता है, क्योंकि आपने परचेस किया है और अब वो खत्म हो रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन ले जा रहा है, इसलिए आप परचेस को क्रेडिट करके खत्म कर लेते हो उसे। अमाउंट क्या है, कॉस्ट अमाउंट देखना है आपको, सेल अमाउंट नहीं देख रहा है, इसलिए
₹300, ₹360 नहीं होगा। आप नरेशन डाल देना, ये इसके डेट तो है नहीं तो उसपे फर्स्ट डाल देता हूँ। अब नरेशन आपको खुद डालना है, मैं नहीं डालूंगा नरेशन। आंसर नंबर 6 है। सेकंड है गुड्स कॉस्टिंग ₹300 गिवन एज चैरिटी। सेल प्राइस क्या है ये आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चैरिटी है, चैरिटी की मैंने पहले से ट्रांजेक्शन कराई हुई है आपको। चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा। और चैरिटी अकाउंट क्यों डेबिट होगा? क्योंकि चैरिटी जो है वो आपके एक एक्सपेंस है और आप एक्सपेंस बेयर कर रहे हो, इसलिए वो डेबिट होगा। चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा टू परचेज। क्यों? क्योंकि आप गुड्स दे रहे हो ना चैरिटी में, और गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, व्हाट गोज आउट, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी ₹300 ही है। और परचेस आएगा नाम गुड्स का, क्योंकि सेल नहीं हो रही ना, तो सेल क्यों डालोगे आप क्रेडिट पे। अब थर्ड क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 600 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैंने क्या बताया था कि फ्री सैंपल को हम एडवर्टाइजमेंट मानते हैं, तो फ्री सैंपल डेबिट होगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होगा। और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्यों डेबिट होगा? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारा एक एक्सपेंस है, हमारा एक एक्सपेंस है जो कि हम बेयर करते हैं, इसलिए वो डेबिट होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और एक्सपेंस के अलावा क्या जा रहा है, आप क्या दे रहे हो? फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में आप गुड्स दे रहे हो ना, तो गुड्स व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए ये होगा, क्रेडिट होगा परचेस अकाउंट ₹600। ये 600 नॉट अ प्रॉब्लम। अब क्या है फोर्थ? फोर्थ ट्रांजैक्शन है गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है। पता है कितनी बार आप ट्रक में जाती है, ट्रक टोल के वहां पे वेट करती है, तो कुछ लुटेरे आके तो आपका सामान चोरी कर गए, तो वैसे वाला सीन हुआ है। तो यहाँ पे आपका गुड्स चोरी हुआ है ना, इसलिए हम बोलते हैं चोरी को, हम चोरी नहीं बोलते, लॉस बाय थेफ्ट बोलते हैं। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि लॉस है, नाम में ही पता चल रहा है। और क्रेडिट क्या होगा? आपका परचेस। क्यों? क्योंकि आपका सामान चोरी हुआ ना, तो आपका सामान व्हाट गोज आउट हुआ है, अंदर तो कुछ आया नहीं बिजनेस के, बाहर ही गया, मतलब चोरी हो गया तो खत्म, इसलिए। और इस कॉस्ट पे जाएंगे, क्या है सेल प्राइस क्या है उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, कॉस्ट क्या है वो हम नोट करेंगे। तो ₹480, ₹480 का सामान चोरी करके रखे थे। कोई बात नहीं, बड़े बड़े बिजनेस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है कि नहीं। अब फिफ्थ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसका मतलब है कि आपके गुड्स जो सामान पड़े थे आपकी दुकान में वो जल गए, वो जल गए, सड़ गए, इसलिए हम ये फायर को बोलते हैं लॉस बाय फायर। आपके सामान का नुकसान हुआ ना, लॉस बाय फायर अकाउंट, और ये डेबिट होगा क्योंकि ऑफ कोर्स ये नुकसान है, और डेबिट और सारे नुकसान डेबिट होते हैं, आपको पता है। टू परचेस, परचेस अकाउंट क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि आपका नुकसान हुआ है कि नहीं, आपका नुकसान लॉस है ना ये, तो और आपके गुड्स गए, गुड्स जले, तो व्हाट गोज आउट है तो क्रेडिट होगा, और इसलिए परचेस आएगा, क्योंकि सेल तो आप कर नहीं रहे, तो परचेस ही आएगा उसके अलावा। और क्या है कॉस्ट, क्या है? 480, अगेन ₹480, ओके नो प्रॉब्लम। ₹480, 480। ये क्वेश्चन मैं जैसे लाया हूँ ना वैसे ही आते हैं, और आप एनसीईआरटी भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपके पास है, और वो आराम से आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे जो पार्ट 1 के हैं। और पार्ट 2 में मैं आगे जो भी है डिटेल में वो मैं आगे और पढ़ाऊंगा। 6 है गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। मतलब कि आपके कंपनी में एक एम्प्लॉय था जो कि बहुत खराब एम्प्लॉय था, ऐसे एम्प्लॉय को आपको एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। वो चोरी कर रहा है, आपके आपकी दुकान से वो चोरी कर रहा है। मतलब कि आपके कोई कैश काउंटर या कुछ खुला होगा, तो बस उसने 500 की नोट, 1000 की नोट निकाल दी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे भी हम लॉस बाय थेफ्ट ही कहते हैं। चोरी को हम लॉस बाय थेफ्ट कहते हैं। थेफ्ट का मतलब क्या होता है? चोरी। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि आपको नुकसान है। और क्या चोरी कर गया वो आपका सामान चोरी कर गया। गुड्स, गुड्स आपके पास बढ़िया-बढ़िया महँगे-महँगे फ़ोन थे इलेक्ट्रॉनिक्स, उस वो ही आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स चोरी कर दिया उसने, वो भी 1 टीबी वाला। तो परचेज़ क्यों क्रेडिट हो रहा है ये आपको अभी तक पता चल ही गया होगा, क्योंकि सामान जा रहा है, व्हाट गोज़ आउट है। और परचेज़ अकाउंट क्यों यूज़ करते हो आप? क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे, नॉर्मली क्रेडिट सेल होती है। लेकिन इस केस में आपकी सेल हो ही नहीं रही ना, आप क्या सेल कर रहे हो? आपका तो कोई सामान लेके चला गया, तो इसलिए परचेज़ अकाउंट होता है। इसका अमाउंट क्या होगा? 360, क्योंकि कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट वाली अमाउंट ही हम कैल यूज़ करते हैं। आप देख पा रहे हो ये सारे क्वेश्चन जो है, वो सारे एक्सेप्शनल केस के क्वेश्चन हैं। इस सारे केसेस में परचेज़ अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। गुड्स यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फर्नीचर, देखो ये एक स्पेशल टाइप का केस है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास अब फर्नीचर बन रहा है, तो आपके पास है ना पहले से आपने लकड़ी खरीदी थी, आप लकड़ी का बिज़नेस करते हो। आपने पहले से लकड़ी खरीदी थी और अब आपको बैठने के लिए कुर्सी तो चाहिए, तो आप फर्नीचर बना रहे हो ना, उसी में आपने अपनी लकड़ी दे दी। तो बेसिकली फर्नीचर जो बन रहा है, तो फर्नीचर फर्नीचर बन के एक एक बार में आपके
ऑफिस में ही आएगा, आप बना रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि फर्नीचर आएगा, व्हाट कम्स इन है बेसिकली, वो कभी ना कभी तो आएगा ही बन के, और आप अपना सामान दे रहे हो, तो आप परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। क्यों? फिर से क्योंकि परचेस आपका गुड्स जा रहे हैं, मतलब आपके गुड्स व्हाट गोज़ आउट है, फर्नीचर में जा रहे हैं वो लोग, फर्नीचर बनने के लिए जा रहे हैं वो, और यहाँ पे सेल क्रेडिट नहीं होगी, गुड्स का नाम सेल नहीं आएगा क्योंकि आप सेल तो कर नहीं रहे, और परचेस आपने ऑलरेडी की हुई है और वही परचेस अब वापस जा रही है बाहर, इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट क्या है देख लेते हैं। अमाउंट 900 है। ओके, 900 रुपीज़, यहाँ पे 900, यहाँ पे 900। ठीक है, फॉर्मेट आपको याद है? फॉर्मेट याद करना बहुत ज़रूरी है जर्नल का। अब इसकी टोटलिंग आप कर देना और मुझे कमेंट्स में आंसर बता देना, और ताकि आपके जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आंसर मैच कर पाएंगे। ओके, तो अब है कॉन्सेप्ट आ रहे हैं फिर से। उसमें से पहला कॉन्सेप्ट, और उसमें से लाइक छठा कॉन्सेप्ट है ऑफ कोर्स, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ गुड्स इन फायर एंड एक्सीडेंट। पता है कितनी बार क्या होता है कि आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस रन हो रहा है, और मतलब कितनी बार आपके नुकसान होते हैं, अचानक एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि आग लग गई, अचानक से आग लग गई। अभी आपको पता ही है वॉर की सिचुएशन चल रही है, तो अगर मिसाइल गिर गई, और आई होप कि ऊपर वाला ना करे ऐसा कुछ हो, तो अगर आपके बिजनेस पे या फिर कुछ हो गया तो जल जाएगा पूरा और पूरा बेकार हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं लॉस ऑफ गुड्स इन फायर और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ही है ना, ये मिसाइल गिर गई तो क्या एवरीडे थोड़ी मिसाइल गिरता है आपके ऊपर, एक्सीडेंट है ये। तो उसमें केस होती है, कभी पता है आपके, एक इंश्योरेंस करके चीज़ होती है। इंश्योरेंस क्या होती है कि इंश्योरेंस आपके गुड्स को है ना, एक प्रॉमिस होता है, आपकी गुड्स की सिक्योरिटी करता है वो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम उसे कहते हैं। इंश्योरेंस बेसिकली आपकी गुड्स की सिक्योरिटी को कहते हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि आप अगर आपको अवेयर नहीं होते, तो आप इंश्योरेंस नहीं लेते, तो गुड्स आपके अनइंश्योर्ड होते हैं। उस केस में क्या हुआ कि अगर आग लग गई आपके गुड्स पे, अगर आपके गुड्स पे आग लग गई, ये फायर अब कैसे बनाऊँ मैं? समझ जाओ कि ये फायर है। आग लग गई तो गए पूरे गुड्स, है कि नहीं? तो उस केस में एंट्री क्या पास होगी? उस केस में आपका फायर अकाउंट डेबिट होगा, मतलब कि लॉस बाय फायर होगा, क्योंकि अब वो आपका लॉस है। और क्रेडिट क्या होगा? क्या जला? आप जले, आपका कैश जला, आपके गुड्स जले, है ना? तो इसलिए आपके जो गुड्स है वो क्रेडिट होंगे, क्योंकि वो व्हाट गोज़ आउट है। और इस केस में गुड्स क्या सेल करोगे क्रेडिट? ऑफ कोर्स सेल क्यों डालोगे आप? क्योंकि सेल तो आप कर ही नहीं रहे ना। आपने जो सामान परचेज़ किया वही जल गए। तो इसीलिए परचेज़ अकाउंट का नाम हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पहले पहले क्वेश्चन में भी यूज़ कर रहे थे। और इस केस में ये एंट्री होगी। ये जो है ये एंट्री होगी। लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय फायर, थेफ्ट, रुक जाओ मैं इरेज़ कर लेता हूँ। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, जो भी है वो सारे डेबिट होंगे, अमाउंट आएगा, और फिर क्रेडिट का भी अमाउंट आएगा। जैसी भी लॉस हो रही है, जैसे भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द केस वो डेबिट होगा। अगर आपके गुड्स अनइंश्योर्ड है, इंश्योरेंस नहीं किया हुआ आपने। कितनी बार पता है आपके अगर आपके डैड का या कुछ बिज़नेस होगा, फैमिली बिज़नेस, तो आपको पता होगा कि इंश्योरेंस वाले आते हैं और बोलते हैं कि आप इंश्योरेंस ले लो, आपके हम इतना गुड्स इंश्योर करेंगे, आपका में फुल इंश्योरेंस देंगे हम आपको। तो क्या होता है कि अगर इन केस आपकी दुकान में आग लग गई या फिर कोई भी एक्सीडेंट आया, चोरी हो गई या कुछ भी, तो उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम लेती है। वो फुल देती है और फिर वो आपको पूरे पैसे देती है। जितना भी आपका नुकसान हुआ है ना, वो सारा नुकसान इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है और वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, मैं आपको बताता हूँ। तो उस केस में आपका लॉस नहीं हो रहा। आपका लॉस क्या हो रहा है? आपका जला, ओके, आपके प्रोडक्ट तो जले। नॉर्मली क्या लगाते हैं आप? लॉस बाय फायर या फिर एक्सीडेंट या फिर जो भी है, अकाउंट डेबिट करते हैं आप टू परचेज़, क्योंकि आपका सामान जला है ना, तो आप परचेज़ अकाउंट डेबिट करोगे, परचेज़ अकाउंट को क्रेडिट करोगे। लेकिन इस केस में आपको लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है जो है, वो आपको पूरा पैसा देने वाली है। तो इसीलिए अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देती है, ऑन द स्पॉट आके अगर पैसा दे देती है, तो कैश अकाउंट होगा डेबिट। नहीं तो अगर इंश्योरेंस बोलती है कि ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे फ्यूचर में, मतलब वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगी ना, तो उस केस में हम इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट करते हैं। समझ गए दोनों केस? अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो आपका लॉस है, लेकिन अगर गुड्स फुली इंश्योर्ड है तो आपका लॉस बिल्कुल नहीं है, आपको पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। और
तीसरा केस है कि गुड्स पार्शियल इंश्योर्ड। पता है कितनी बार क्या होता है कि कितनी बार आप इंश्योरेंस वाले आते हैं और बोलते हैं कि आप ये वाला हमारा प्लान ले लो, इसमें हम 70% गुड इंश्योर कर देंगे। तो इन केस अगर आपका ये प्लान है जिसमें आपका 70% इंश्योर्ड है और 30% आपको बेयर करना पड़ेगा, तो उस केस में क्या एंट्री पास होती है कि आपके जल गए, ठीक है? तो लॉस तो है ही, लॉस बाय फायर या फिर लॉस बाय एनी एक्सीडेंट जैसे कि थेफ्ट, तो वो अकाउंट तो डेबिट होगा ही क्योंकि वो नुकसान है। क्योंकि 30% तो आप लॉस झेल ही रहे हो ना, पार्शियल इंश्योर्ड है। फुल इंश्योर्ड तो सेकंड वाला केस था जहाँ पे आपको पूरा क्लेम मिल जा रहा था, ये पार्शियल इंश्योर्ड है। तो इसमें आपको 30% तो अब खुद ही बेयर करना पड़ेगा नुकसान या फिर जो भी परसेंट है। और उसके अलावा बाकी जो है, बाकी तो वो इंश्योरेंस वाली क्लेम कर देगी, या तो वो इंश्योरेंस क्लेम होगा या फिर वो ऑन द स्पॉट अगर कैश दे रहे हैं तो वो कैश होगा, डेबिट। और आपका क्या जला? आपका गुड्स जले, तो आपके गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। ओके, ये सारे एक्सेप्शन केस है जहाँ पे परचेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट जो आपके गुड्स चले उसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके सारे पार्ट 1 के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और ये क्वेश्चन के बाद आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन को हम जल्दी और ध्यान से करते हैं। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विनोद। ओके, विनोद के बुक्स में हम ट्रांजेक्शन जर्नलाइज करते हैं। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय 13,000 गुड्स वर अनइंश्योर्ड। बेचारे विनोद के गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए 13,000 के और गुड्स की इंश्योरेंस नहीं थी। तो इसकी जर्नल एंट्री तो आपको पता ही है क्या है, क्या है डेट 3 फरवरी। लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, जल गए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट होगा ये क्योंकि उसके जल गए, तो लॉस है, वो नुकसान है, एक्सपेंस है। 2 परचेज, गुड्स जले ना, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। ये आपको पता है अब क्यों क्रेडिट होगा, यहाँ तक तो आप मास्टरी कर ही रहे होंगे। कितना 13,000 के सामान थे बेचारे के, 13,000 का नुकसान हो गया एक ही दिन में, इसलिए कहते हैं इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। ठीक है, वो बात की बात है। मैं यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको बस पढ़ाने और एक अच्छा इंसान बनाने आया हूँ। ओके, तो 15 फरवरी को क्या हो रहा है, गुड्स रेन से डिस्ट्रॉय हो गए, अनदर कैलामिटी, 70,000 के, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द फुल क्लेम। देखो इसमें केस में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया कि हम फुल क्लेम एडमिट करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी पैसे नहीं दिए, उन्होंने बोला कि ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे फ्यूचर में। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में आपका जो लॉस है वो लॉस नहीं होता। क्या है, फरवरी 15 है ना, देख लेते हैं। हाँ, फरवरी 15 को आप डेबिट क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि आपका लॉस तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, और आपको ये रिसीव ही करोगे आप ये रिसीव करोगे ना एट द एंड, मतलब तो क्लेम रिसीव करोगे, इसलिए वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर है कि नहीं, टू परचेस अकाउंट के आपका गुड्स फिर से रेन से खराब हो गए। यूँ समझो कि आपके सीमेंट था और बारिश जैसी पड़ी, वो सीमेंट तो कड़क हो गई, तो 70,000 का क्लेम वो कह रहे फुली क्लेम्ड है आपका, फुल इंश्योर्ड है आपका, तो आप बच गए। नरेशन आपको लिखना है कि बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेन फुली इंश्योर्ड, ऐसे, ठीक है। अब 19 फरवरी को गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, 15,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय कर लिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 11,000। अब ये पार्शियली क्लेम का केस है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपकी गुड्स जो डिस्ट्रॉय है वो तो 15,000 के हुए, मतलब जो टू परचेस है ये फेब 19 को है, वो तो 15,000 के हुए, गुड्स तो पूरे 15,000 के डिस्ट्रॉय, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है ना, तो उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया है, उन्होंने क्लेम किया, मतलब कि हम जो है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, उन्होंने बोला कि ठीक है हमारी वजह से गलती हुई, तो हम 11,000 रुपए तक देंगे, बाकी के जो है वो आपका लॉस है भाई। तो ये लॉस बाय ट्रांजिट, क्या है लॉस के, क्या चीज का है, थेफ्ट है, नहीं, लॉस इन ट्रांजिट बोलते हैं सर। जब भी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लॉस होता है ना हमारा कुछ भी, तो हम उसे लॉस लॉस बाय ट्रांजिट भी बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलना है, इसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब जो बाकी का अमाउंट है 4,000 रुपए आपका नुकसान है। नेक्स्ट है February 21st को है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, अनदर कैलामिटी,
₹78,000 के फुल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट बाय चेक। अब ये चेक केस क्या है, ये बैंक है। चेक जब भी वर्ड आता है तब आपका बैंक अकाउंट यूज होता है, कैश अकाउंट नहीं यूज होता। तो और देखो फुल क्लेम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फुल क्लेम जो है वो रिसीव हो गया, रिसीव हुआ। यहाँ पे क्या था कि एडमिट किया था कि ठीक है हम तुम्हें देंगे, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा था देंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट इतनी अच्छी है हमारी कि उन्होंने चेक दे दिया, दे दिया, तो आपका नुकसान कुछ नहीं हुआ क्योंकि फुल क्लेम था। तो इसमें हम क्या डालेंगे कि चेक जो है वो आप रिसीव कर रहे हो ना, तो चेक जो है वो बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट क्या है, रिसीव कर रहे हो आप, बैंक अकाउंट आप रिसीव कर रहे हो ना, तो इसलिए आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। क्या डेट है, डेट 21 फरवरी है। और कितने अमाउंट के, 76,000 का है कि नहीं, 78,000, ओ और बढ़ा, 78,000। और बाकी जो है वो आपका सामान तो गया ही, तो परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपने जो परचेस किया हुआ सामान है वो अब नो लॉन्गर आपके साथ है। तो इसे इफेक्ट नलीफाइंग भी कहते हैं क्योंकि पहले आपने जब भी सामान परचेस किया होगा तो आपने परचेस किया होगा और टू जो भी डाला होगा, तो आपने मान लो 78,000 का ही सामान खरीदा होगा। और अब ये सामान क्या अपने पास है, नहीं आपके पास तो नहीं है, इसलिए आप अब ये जो डेबिट है उसे ही आप क्रेडिट कर लेते हो। तो डेबिट क्रेडिट नलीफाई होके जीरो बना देते हैं। ये इसे ट्रांसपोज इफेक्ट कहते हैं, आप समझोगे आगे। अब जैसे अकाउंटेंसी में और आगे बढ़ते जाओगे चैप्टर्स में, आप ये समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया और बस ट्रांजेक्शन खत्म। आप डाल दोगे कि बीइंग चेक रिसीव्ड फॉर लॉस बाय फ्लड, ये नरेशन में डाल दोगे आप। ठीक है, अब February 26 में क्या आ रहा है कि कैश स्टोलन फ्रॉम द कैश बॉक्स। ये देखो फिर से एम्प्लॉई होगा कोई आपका, कैश आपकी चोरी हो गई तो ये आपका पूरा नुकसान है क्योंकि आपने इंश्योरेंस तो किया ही नहीं, यहाँ पे मेंशन है ही नहीं। तो 26 है कि लॉस बाय थेफ्ट हो रही है, आप चोरी हुई ना आपके पास, तो इसे हम थेफ्ट कहते हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, लॉस है ना आपका। टू क्या, कैश, कैश चोरी हुआ ना आपका, तो कैश व्हाट गोज आउट हुआ, इस केस में गुड्स तो नहीं गए ना बाहर। देखो कैश स्टोलन हुआ है, गुड्स, गुड्स होते हैं तब आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सब केस में थोड़ी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, यहाँ पे कैश है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 4,000 और 4,000, ओके कैश अकाउंट भी क्रेडिट हो गया। अब लास्ट है February 28 को। February 28 को क्या हो रहा है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट 99,000 के, इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम ऑफ 71,000 ओनली। मतलब कि आपके एक्सीडेंट से गुड डिस्ट्रॉयड हुए और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि देखो भाई हम सिर्फ आपको 71,000 देंगे, बाकी आप देख लो। तो बाकी जो आप देख लो वो आपके लॉस है। तो February 28 को लॉस बाय क्या है, थेफ्ट है, चोरी हुए, लॉस बाय एक्सीडेंट है, चलो एक्सीडेंट हुआ, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो आपका लॉस है ऑफ कोर्स। इंश्योरेंस कंपनी आपको दे भी रही है ना, क्लेम दे भी रही है, इंश्योरेंस आपको दे दिया है, फिर क्या है, देखो पेड, पेड द क्लेम मतलब आपको पैसे मिल गए, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। समझे, अब इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट नहीं डेबिट होगा। कैश आपको मिले ना, तो कैश आपने रिसीव किए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आपके बिजनेस के अंदर आए तो व्हाट कम्स इन। आप रूल लगाओ या फिर आप अभी तक तो प्रो हो ही गए होंगे इस सब चीज में कि कैसे आपको माइंड में करना है सब चीज। लॉस बाय एक्सीडेंट कितना हुआ, कैश उन्होंने बोला कि वो 71,000 कैश देंगे हमें, 99,000 का था, तो 29,000 का आपका, 28,000 का आपका लॉस है। सो बैड, 28,000 आपका लॉस है। और टू परचेस अकाउंट क्योंकि आपका गुड्स गए ना, आपके गुड्स गए, क्या एक्सीडेंट में गए, आपके गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट 99,000 के थे, तो पूरे 99,000 क्रेडिट हो जाएगा। ओके, और अब ये आप टोटल कर देना इसका भी, और आप कमेंट्स में बता देना इसका क्या टोटल आ रहा है, और नरेशन भी आप लिख लेना। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो 7th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। हम मिल के 3 घंटे तक हमने मेहनत की, हमने कॉन्सेप्ट समझे, और अब आप जो ये यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो वो डेडिकेशन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, रियली।
ये पार्ट 1 था जर्नल का, पार्ट 2 अगली वीडियो में लाऊँगा जो कि अगली संडे आएगा। और अभी के लिए मैं आपको आप पूरे ये लेक्चर देखो, आप फिर से पीडीएफ मिलेगा, आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसके बाद मैं टेलीग्राम पे भी डेली क्वेश्चंस देता रहूँगा और आप डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ताकि आप जब नेक्स्ट लेक्चर में आओ तब पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बेसिक सा बेसिक डाउट भी बेसिक सी बेसिक एंट्री में भी, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या फिर अगर आप चाहो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो विद टाइम स्टैम्प या फिर कुछ भी क्वेश्चन होता है वो अपलोड कर सकते हो। मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे पार्ट 1 के। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।